मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, सुप्रभात। हमारे जितने भी प्यारे बच्चे, बहन भाई और हमारे शिक्षक बंधु, अभिभावक बंधु और हमारे प्रधानाचार्य बंधु हमारे इस चैनल पर जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत आशीर्वाद प्रणाम। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे राष्ट्र का स्वरूप, जो कि वास्तु शरण अग्रवाल के द्वारा लिखा गया है और ये आपका बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण निबंध है। प्यारे बच्चों, यह निबंध पृथ्वी पुत्र से लिया गया है। पृथ्वी पुत्र निबंध में संग्रह राष्ट्र का स्वरूप निबंध है और यह आपका जो साहित्यिक परिचय और जो तुम्हारा आपका इसमें से गद्यांश पूछेगा 10 नंबर का। दोनों ही प्रश्न प्यारे बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण है। 10 नंबर का गद्यांश और 6 नंबर का साहित्यिक परिचय आपकी परीक्षा में पूछता है। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ को आपको बिल्कुल मजबूती के साथ तैयार करके रखना है। ये परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण तैयार लेसन है प्यारे बच्चों। तो हम ज़्यादा समय आपका बर्बाद नहीं करेंगे प्यारे बच्चों और जल्द ही आते हैं हम आपके गद्यांश पर। गद्यांश को प्यारे बच्चों आपको 2 से 3 बार पढ़ना है और जैसे ही यह वेरीफाई हो जाए कि इस पाठ से है, तुरंत प्यारे बच्चों जो 5 क्वेश्चन पूछता है, यानी कि पहला प्रश्न रहेगा क ख ग घ, अंगा 5 खंडों में बटा रहेगा। पहले में आपको लिखना होगा संदर्भ और बाकी जो 4 क्वेश्चन है प्यारे बच्चों उसको पढ़ करके इसी गद्यांश में से आपको उत्तर देना है। डरना बिल्कुल नहीं है। अगर प्यारे बच्चों आपने आपने अगर संदर्भ और लेखक का नाम पकड़ लिया तो बाकी के 4 क्वेश्चन आप इसी में से बना के दे दीजिएगा। कुछ बच्चे क्या है, डर जाते हैं, छोड़ देते हैं, तो वहाँ पर पूरे नंबर का नुकसान प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा, क्योंकि 4 क्वेश्चन जो पढ़ के इसी में से देना है। प्यारे बच्चों, किसी भी टीचर को इतना फुर्सत नहीं, किसी भी परीक्षक को इतना फुर्सत नहीं है कि वो आपका एक एक लाइन पढ़ करके आपको अंक दे। प्यारे बच्चों, पूरी कॉपी 3 मिनट में चेक होती है। जिस पढ़ाई को आप एक वर्ष में तैयार करते हैं और उसको आप 3 घंटा में लिखते हैं परीक्षा पुस्तिका में, वह कॉपी प्यारे बच्चों 3 से 4 मिनट में आपकी पूरी कॉपी चेक हो जाती है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि जो भी आपके गद्यांश है, साहित्यिक परिचय है और जो आपका कहानी है, नाटक है, निबंध है, पत्र है, इस सब पे सिर्फ निर्भर करता है प्यारे बच्चों राइटिंग पर और सुंदर लिखावट पर। अगर आपकी सुंदर राइटिंग और लिखावट और आपका टाइटल अच्छा रहा तो आपको पूरे अंक मिल जाएंगे और टीचर आपको पूरे अंक देगा ही देगा। प्यारे बच्चों, हम सीधे आते हैं अपने गद्यांश पर। गद्यांश को प्यारे बच्चों इस प्रकार से आपको पढ़ना है। भूमि पर बसने वाला जन और जन की संस्कृति, इन तीनों के सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। भूमि के निर्माण देव ने किया है, वह अनंत काल से है। उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्ध के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागृत होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी है वह निर्मूल होती है। निर्मूल का मतलब प्यारे बच्चे जिसका कोई अस्तित्व न हो, निर्मूल, जिसका कोई अस्तित्व ही न हो। देखो प्यारे बच्चे, यहाँ से अंडरलाइन किया है, यही से आपको व्याख्या लिखनी है। अगर 2 लाइन में अंडरलाइन किया है तो आपको व्याख्या 3 लाइन लिखना है। 3 लाइन में व्याख्या किया है तो 4 लाइन लिखना है। बस इससे ज्यादा व्याख्या बिल्कुल मत लिखना प्यारे बच्चों, क्योंकि अगर इससे ज्यादा आप व्याख्या लिखेंगे तो आप अपना समय बर्बाद करते हैं। बिल्कुल डरना नहीं है, निर्भीक होकर प्रश्नों का उत्तर देना है और इसी गद्यांश में ही देना है, कहीं और से लाना ही नहीं है आप प्यारे बच्चों। जैसे यहाँ पर लिखा है कि राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में कितनी अधिक गहरी होंगी, राष्ट्रीय भावों का अंकुरण पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आदो पारान जानकारी प्राप्त होने से सुंदरता, उपयोगिता और महिमाओं को पहचानना आवश्यक धर्म है। चलो मान लीजिए इस अंडरलाइन को हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब नीचे आ जाते हैं जो आपने जो जो आपके पेपर में प्रश्न पूछेगा, क्योंकि 5 ही क्वेश्चन पूछेगा और इसमें दिया गया है कितना, लगभग 8 क्वेश्चन दिया गया है। इन्हीं 8 में से 5 क्वेश्चन देगा। एक क्वेश्चन तो कन्फर्म ही है, 2 क्वेश्चन प्यारे बच्चों कन्फर्म है। एक जो आपको संदर्भ लिखना होगा, 2 नंबर का हो गया। एक क्वेश्चन पूछेगा जो आपको रेखांकित अंशों की व्याख्या है, 2 तो क्लियर है। 3 क्वेश्चन उसी में से, उसी गद्यांश में से बना करके वह पूछ लेता है और उसी उत्तर को आप देने में प्यारे बच्चों घबरा जाते हैं। तो घबराना बिल्कुल नहीं। आज मैं आपको मोटिवेशन बनाने के लिए आज मैं आपका मोटिवेशन बढ़ाने के लिए मैं आपको आज प्रेरणा देने के लिए प्यारे बच्चों इसलिए लगा हूँ कि मैं आज आपको अपना 100% दे करके इस पूरे गद्यांश पर 10 के 10 नंबर कवर कराने की पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन प्यारे बच्चों, आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है और वीडियो आपको देखते रहना, क्योंकि अगर आपने वीडियो को बीच में काट दिया तो फिर प्यारे बच्चों वह टाइम आप समझ नहीं पाओगे, बिल्कुल नहीं समझ पाओगे। और इस प्रकार से जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा है कि उपरोक्त गद्यांश के शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। तो जो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से अवतरित है और इसके लेखक जो है बालदेव शरण अग्रवाल जी हैं। बस इतना ही आपको प्यारे बच्चों लिखना है। और इन्होंने
अपने इस राष्ट्र के स्वरूप के पाठ में जो यहाँ के जन है, जो यहाँ की पृथ्वी है, इसकी इसकी उपादेयता, उसकी उपयोगिता के बारे में इन्होंने वर्णन किया है। अब सीधे सीधे आ जाते हैं प्यारे बच्चों, जो हमारा दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है। यानी कि राष्ट्र भूमि के प्रति हम सभी जितने भी यहाँ पर मेल है, फीमेल है, जितने भी जनवासी हैं, इसके प्रति हमें आत्मसमर्पण का भाव रखना चाहिए प्यारे बच्चों। यहाँ पूछा है कि राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है। तो हमारा आवश्यक कर्तव्य है कि जितना भी हमारे इस पृथ्वी पर जितने भी यहाँ के जन है, यहाँ की संस्कृति है, यहाँ का धर्म है, उसका पालन करना, उसकी रक्षा करना हम लोगों का यहाँ दायित्व बनता है प्यारे बच्चों। तीसरा क्वेश्चन पूछा है किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है। निर्मूल का मतलब होता है प्यारे बच्चों जिसका कोई अस्तित्व न हो, जिसका कोई मूल न हो। निर्मूल का मतलब है जैसे यहाँ पर हम सभी लोग जन्म से रह रहे हैं, तो हम सब यहाँ के जन्म यानी कि जन्म से हम इसके भारतवर्ष के नागरिक माने जाते हैं। और जो लोग अन्य देशों से आकर के यहाँ की राष्ट्रीयता को ग्रहण करने में कुछ दिन का समय लगता है सरकार के नियम के कानून के अनुसार, तो उनको यहाँ पर निर्मूल कहा गया है। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में हम सबकी माता है, क्योंकि तो यह पृथ्वी माता ही हम सबको अपनी गोद में ही बसाए हुए हैं। इसलिए यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में हम सबकी क्या है प्यारे बच्चों, माता है। इसी प्रकार से आपको इन प्रश्नों के आंसर का जवाब आपको प्यारे बच्चों देना है। अब यहाँ पर पूछा है, देख लीजिए प्यारे बच्चों, ये रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब रेखांकित अंश की व्याख्या में आपको प्यारे बच्चों जो रेखांकित अंश की व्याख्या है, इसको इस लाइन को पहले आप 2 से 3 बार पढ़ लोगे। जैसे राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी, उतनी ही राष्ट्रीय भावों का अंकुरण पल्लवित होगा। कहने का मतलब है प्यारे प्यारे बच्चों कि राष्ट्रीयता की जड़ें, जो हमारी राष्ट्र जड़ है, जड़ कौन है, जो हमारे यहाँ पर रहने वाले लोग हैं, जो यहाँ की संस्कृति है, जो यहाँ संस्कृति का मतलब है प्यारे बच्चों रीति रिवाज परंपरा, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर चली आ रही है, उसको हम संस्कृति कहते हैं। संस्कृत जो है वो हमारा संस्कृत विषय है। तो इस अंतर को आप प्यारे बच्चों समझिएगा। संस्कृत और संस्कृति, संस्कृति क्या है, जो हमारी रीति रिवाज परंपरा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चली आ रही है, उसको हम संस्कृति कहते हैं। और संस्कृत हमारा विषय है। तो जो इसकी जड़ें हैं पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी, उतनी ही राष्ट्रीय भाव का अंकुरण पल्लवित होगा। कहने का मतलब है प्यारे बच्चों कि अगर हम सभी लोग यहाँ के जितने रहने वाले लोग हैं, सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है, यानी कि जो हमारी पृथ्वी माता है, हम सभी लोगों की जननी है। और हम जितने भी यहाँ पर इस पृथ्वी पर रहने वाले लोग हैं, जन हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं और सारे जीव जंतु हैं, सब क्या है इस पृथ्वी के साथ इस यानी कि जो राष्ट्रीय भाव है, जो उसका अंकुरण है, वह निश्चित ही हमेशा पल्लवित होता रहेगा। हम लोग हमेशा विकास करते रहेंगे। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप का मतलब है प्यारे बच्चों, जो हमें दिख रहा है, जो प्रत्यक्ष रूप में डायरेक्ट दिख रहा है, वो हमारा भौतिक स्वरूप है। भौतिक स्वरूप जितने भी यहाँ पर रहने वाले स्त्री हैं, पुरुष हैं, जितने भी लोग हैं, जो यहाँ पर जितनी भी भौतिक संपदा, जितने भी प्राकृतिक साधन है, जितनी भी भौतिक चीजें हमको प्रत्यक्ष रूप में दिखाई पड़ रही, इसी का नाम दिया गया है भौतिक स्वरूप की आदोपरांत जानकारी। आदोपरांत का मतलब जो नई नई जानकारी होती है, आदोपरांत बिल्कुल आधुनिक नई चीजों की जानकारी प्राप्त करके उसकी सुंदरता क्या है, उसकी उपयोगिता क्या है। मान लीजिए प्यारे बच्चों, जैसे मान लीजिए हमारा ताजमहल है, हमारी कुतुब मीनार है, जो हमारे ऐतिहासिक धरोहर है, इनकी उपयोगिता के बारे में हम जाने, इसको किसने बनवाया, कब बनवाया, इसकी उपयोगिता क्या है, यही चीज यहाँ पर कब बताया गया है कि आदोपरांत जानकारी प्राप्त करें। उन ऐतिहासिक स्थलों की जानकारी प्राप्त करके उसकी क्या सुंदरता है, हमारी उसके जीवन में उसकी उपयोगिता क्या है, और उसकी महिमा को पहचानना, यानी कि वो किस लिए बनवाया गया, किसके द्वारा बनवाया गया, उसकी महिमा को पहचानना हमारा प्यारे बच्चों यह दायित्व बनता है। इस प्रकार से यह क्वेश्चन जो है प्यारे बच्चों, जो रेखांकित अंश की व्याख्या पूछा है, यह भी क्वेश्चन आपका पूरा हो गया। अब हम आ जाते हैं भूमि का निर्माण किसने किया है और कब से। प्यारे बच्चों देख लीजिए, ये भूमि का निर्माण देवों ने किया है। देव का मतलब जो देवी देवता है, जो हमारे ऋषि मुनि है, इस पृथ्वी का निर्माण अनादिकाल से चला आ रहा है। ठीक है, इस भूमि का निर्माण, इस पृथ्वी का निर्माण ऋषि मुनि और देवताओं ने किया है। और वह अनंत काल से, अनंत काल का मतलब प्यारे बच्चों प्राचीन काल से यह चीजें चली आ रही हैं।
ना आपको जानकारी है, ना हमको जानकारी है, बस इतना ही आपको लिखना है। इस भूमि का निर्माण ऋषि मुनि और देवी देवताओं ने किया है और वह प्राचीन काल से चली आ रही है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का आंसर हो गया और आते हैं हम भूमि के पार्थिव शरीर, भूमि के पार्थिव स्वरूप को ये प्रति जागरूक रहने का परिणाम क्या होता है। पार्थिव स्वरूप का मतलब होता है जो चीजें, प्यारे बच्चों, जो चीजें हमको प्रत्यक्ष रूप में दिखाई पड़ रही इस पृथ्वी पर, जो चीजें चाहे हमारे पास ऐतिहासिक पर्यटक हो या फिर यहाँ के जो जन है या फिर यहाँ की जो भूमि है या फिर यहाँ की जो ऐतिहासिक संसाधन है, भूमि के पार्थिव पार्थिव स्वरूप के प्रति, यानी कि जो चीजें हमको प्रत्यक्ष रूप में दिखाई पड़ रही हैं, चाहे वह सरकार की चीजें हों या खुद की चीजें हों प्यारे बच्चों, या सरकार के लिए, देखिए सरकार भी जो चीजें बनाता है हमारे उपयोग के लिए तो बनाता है, तो उन चीजों की भी सुरक्षा और देख रेख करना प्यारे बच्चों हर एक नागरिक का दायित्व होता है, हर एक नागरिक का कर्तव्य होता है, हर एक नागरिक का यह संकल्प होना चाहिए कि इस भूमि के स्वरूप, इस भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति, जैसे मान लीजिए हमारी ऐतिहासिक जो प्यारे बच्चों हमारी इमारतें हैं, चाहे वह ताजमहल हो, कुतुब मीनार हो, जो हमारे ऐतिहासिक मंदिर है, मस्जिद है, उन सब की देख रेख करना हर एक नागरिक का, चाहे वह किसी भी जाति संप्रदाय वर्ण और जाति से जुड़ा हो, किसी भी बिरादरी से जुड़ा हो, सबका दायित्व होता है कि हम उन ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा देख रेख अपने हिसाब से हर व्यक्ति को करना चाहिए। वही है प्यारे बच्चों, इस स्वरूप के प्रति जागरूक रहने का परिणाम क्या होगा। अगर हम इन ऐतिहासिक स्थलों, इन ऐतिहासिक धरोहरों के प्रति हमारा इस भूमि पर रहने वाले प्रत्येक नागरिक यदि जागरूक होगा, उन ऐतिहासिक स्थलों की जो उम्र है, जो उनकी आयु है और बढ़ जाती है और वह चीजें हमको आगे चल कर के उसको हमको लाभ प्रदान करती है। प्यारे बच्चों, तो हमने बताया तो इतना, लेकिन आपको लिखना कितना है, 2 लाइन में कैसे लिखोगे, इस प्रकार लिखना। सुनिए, भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति, यानी कि इस पृथ्वी पर जितने भी रहने वाले जन हैं, जितने भी रहने वाले जन हैं प्रत्यक्ष रूप में, प्रत्येक जो हमारी ऐतिहासिक धरोहर है, ऐतिहासिक इमारत है, ऐतिहासिक जो हमारी धरोहर है, जो हमारी ऐतिहासिक इमारत है, या और भी जो हमारी सार्वजनिक चीजें हैं जिसका हम सभी लोग उपयोग करते हैं, जैसे मान लीजिए अस्पताल हो गया, विद्यालय हो गए, इन सब के प्रति हम सभी, यानी कि हम सभी क्या है, इस पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी जन है सबको जागरूक होना चाहिए। अगर हम जागरूक होंगे तो उसका परिणाम अच्छा होगा, हमारी आने वाली पीढ़ी अच्छा ज्ञान सीखेगी, आगे बढ़ेगी और अपना नाम रोशन करेगी, माता पिता का नाम रोशन करेगी, अपने राष्ट्र का नाम रोशन करेगी। मेरे बच्चों, बस इस प्रकार से आपको लिखना है, बिल्कुल डरना नहीं है, भय नहीं खाना है। और अंतिम प्रश्न है प्यारे बच्चों, किसके सम्मेलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है, किसके सम्मेलन से। सम्मेलन का मतलब है जैसे हम इस पृथ्वी पर जितने भी रहने वाले स्त्री पुरुष हैं या फिर जितने भी लोग हैं, ये सब मिल करके राष्ट्र के स्वरूप का निर्माण करते हैं। ठीक है, या इस पृथ्वी पर जितने भी रहने वाले जीव हैं, जितने भी सजीव हैं, निर्जीव हैं, ठीक है, सब मिल करके राष्ट्र के स्वरूप का निर्माण करते हैं। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आपको लिखना है। बिल्कुल प्यारे बच्चों, घबराने की जरूरत नहीं है। और हम चलते हैं अगले, जो हमारा अगला लेसन है, इसको हम किस प्रकार से यहाँ, प्यारे बच्चों बुक सामने रख लीजिएगा, क्योंकि बुक हमने भी रखा है सामने और बुक से ही प्यारे बच्चों आपको पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हिंदी है, हिंदी तो बिना बुक के हम पढ़ा ही नहीं सकते हैं, या कोई भी टीचर प्यारे बच्चों आपको नहीं पढ़ा सकता है। झूठ मूठ का इधर उधर का भले ही पढ़ा दे, लेकिन जो सही जानकारी है और जो बिल्कुल सटीक जानकारी है प्यारे बच्चों, हर टीचर आपको पढ़ाने में असमर्थ ही होंगे। तो हम आपसे चाहते हैं प्यारे बच्चों, हमारी गुजारिश है कि आप बिल्कुल बुक अपने सामने रख लीजिएगा प्यारे बच्चों। और बुक आप अगर सामने रखे रहेंगे, जिस प्रकार से देखो मैंने इस प्रकार से रखा है इसको, और सीधा कर रहे हैं कि आपको एक एक वर्ड प्यारे बच्चों दिखाई पड़ता रहे। ये प्यारे बच्चों, तो हम चलते हैं अगले गद्यांश पर। बिल्कुल प्यारे बच्चों, धीरे धीरे पढ़िएगा, वीडियो को अगर थक जाना, वीडियो को अपना रोक देना, फिर जब टाइम मिले तब पढ़ लेना। लेकिन आज हम इस पाठ को प्यारे बच्चों समाप्त करेंगे, क्योंकि अब परीक्षा की दृष्टि से समय कम रह गया है, तो हम इसको पूरा करेंगे। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में किसकी जननी है, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में हम सभी की माता है। बस इतना ही लिखना है। यह पृथ्वी, या इस पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी लोग हैं प्यारे बच्चों, जितने भी रहने वाले लोग हैं, वह सब हम सबकी
जो पृथ्वी है, जो धरती माता है, हम सबकी जननी है। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में किसकी जननी है? हम सभी लोगों की जननी है। यानी कि इस पृथ्वी पर जितने भी निवास करने वाले स्त्री पुरुष हैं, चाहे वह सजीव हो, चाहे वह निर्जीव हो, सबकी माता है। जितने भी छोटे छोटे जीव हैं या जितने भी बड़े बड़े जीव हैं या जितने भी मेल फीमेल हैं, यानी कि बस प्यारे बच्चों ऐसे लिखना है, क्या पृथ्वी सच्चे अर्थों में इस पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी सजीव और निर्जीव लोग हैं, सबकी माता है। बस हमारी राष्ट्रीयता कैसे बलवती हो सकेगी? हमारी राष्ट्रीयता जब हम अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव होगा, परिश्रम का भाव होगा, ईमानदारी का भाव होगा, तो प्यारे बच्चों हमारी राष्ट्रीयता अपने आप बलवती होगी। बलवती का मतलब ग्रोथ करना, विकास करना, डेवलपमेंट करना। कहने का मतलब कहता है प्यारे बच्चों कि हमारी राष्ट्रीयता, हम इस राष्ट्र के नागरिक, हम भारत देश के नागरिक हैं। हमारी राष्ट्रीयता कब बलवती होगी? जब हम अपने राष्ट्र के प्रति ईमानदारी के साथ काम करेंगे, ईमानदारी के साथ यहाँ की जितनी भी ऐतिहासिक चीजें हैं, धरोहर, जितनी भी ऐतिहासिक और सार्वजनिक चीजें हैं, उस सबके प्रति हम संकल्पशील रहें कि हम किसी भी ऐतिहासिक धरोहर को, किसी भी ऐतिहासिक इमारत को, किसी भी सार्वजनिक स्थान को क्षति न पहुंचाएं। यह हर एक राष्ट्र के नागरिक का कर्तव्य है, दायित्व है। तो उस प्रकार से हमारी राष्ट्रीयता बलवती होगी, ग्रोथ होगी और आगे बढ़ता चला जाएगा। प्यारे बच्चों अगले पर हम आते हैं। यहाँ पर जो अंडरलाइन किया गया है प्यारे बच्चों, हम उसी को पढ़ेंगे। बाकी आप लोग किताब तो सामने आप भी रखे होंगे, हमने भी रखा है, आप पढ़ लीजिएगा ताकि टाइम भी बचाना है, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको आज आपका सॉल्व करा सकें। प्यारे बच्चों, जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। संज्ञा तो आप प्यारे बच्चे जानते हैं, हर एक नाम को संज्ञा कहते हैं। चाहे वह कोई भी नाम हो, चाहे वह पेड़ हो, पौधे हो या मनुष्य का नाम हो। इसे यहाँ किस प्रकार से लेखक ने पूछा है, जन के कारण ही पृथ्वी, जन क्या है? यहाँ पर इस पृथ्वी पर जितने रहने वाले प्यारे बच्चों लोग हैं, जो सजीव और निर्जीव जो लोग हैं, उन्हीं को जन कहा गया है। जन के कारण पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। यानी कि कहानी भी आई भाई, हमारे देश की आबादी जो है 1.5 करोड़ हो गई है या 1.5 अरब हो गई है। ऐसा कहा जाता है कि भाई उत्तर प्रदेश की आबादी कितना है, तो जितना उत्तर प्रदेश की आबादी है उतना पूरे पाकिस्तान देश की आबादी है। यानी कि एक एक लोग को जोड़ करके जो कैलकुलेशन, जो जनसंख्या कैलकुलेशन किया जाता है, जिसके समय हमारी आबादी लगभग 150 करोड़ के आसपास, यानी कि 1 अरब 50 करोड़ के आसपास है। प्यारे बच्चों, जितना हमारे उत्तर प्रदेश की पूरी आबादी है उतना पाकिस्तान के पूरे देश की आबादी है। वही यहाँ पर लेखक के द्वारा बताया गया है कि जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थ में पृथ्वी के पुत्र हैं। यानी कि यहाँ पर जितने भी रहने वाले लोग हैं वह सब क्या है? पृथ्वी माता के पुत्र हैं। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया है, इसको देखो प्यारे बच्चों, ध्यान को रखना। जो भी हमारे प्यारे बच्चे पढ़ने वाले हैं, पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से अवतरित है और इसके लेखक हमारे कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल है। वासुदेव शरण अग्रवाल क्या लिखा है? राष्ट्र का स्वरूप लिखा है। दूसरा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, राष्ट्र की कल्पना कब संभव है? राष्ट्र की कल्पना कब संभव है? जब यहाँ पर रहने वाले लोग, कल्पना का मतलब है यहाँ देखो, यहाँ आ जाओ प्यारे बच्चों, ऊपर पृथ्वी हो और मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। यानी कि कहने का मतलब यह है प्यारे बच्चों, अगर हमारी पृथ्वी न होती और यहाँ पर मनुष्य न होते तो फिर राष्ट्र की कल्पना असंभव है। इससे मान लीजिए, वैसे भी प्यारे बच्चे जानिए, यहाँ पर लोग बसना शुरू कर देते हैं। जब एक मकान बन जाता है तो उसी के आसपास लोग दूसरा मकान बना लेते हैं, फिर तीसरा मकान बना लेते हैं, फिर चौथा। इसी के अनुसार प्यारे बच्चों ऐसे बस्तियां बढ़ती चली जाती हैं और एक स्थिति ऐसी आती है, इतनी घनी बस्ती उस जगह पर हो जाती है कि और लोगों को जमीन खरीदने का मौका ही नहीं मिलता या उसको मिलती नहीं। तो ही यहाँ पर कहा गया है कि राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है? राष्ट्र की कल्पना का मतलब है जब हमारी पृथ्वी और मनुष्य नहीं रहेंगे, यानी मनुष्य का मतलब जो यहाँ के जन है, जो स्त्री पुरुष है, जीव है, वह नहीं रहेंगे इस पृथ्वी पर, तो फिर कल्पना असंभव है। कहने का मतलब है प्यारे बच्चों कि अगर जैसे लोग कहते हैं भैया जनसंख्या बढ़ रही, भाई जब जनसंख्या बढ़ेगी
तो कमाने वाले हाथ भी तो बढ़ रहे हैं प्यारे बच्चों। अगर पॉपुलेशन ही नहीं बढ़ेगा, जनसंख्या ही नहीं बढ़ेगी, अब इसके पहले प्यारे बच्चों आप ही अंदाजा लगा लिया, आज के 100 साल पहले हमारे देश की आबादी कितना कम थी, आज के 50 साल पहले आबादी कितना कम थी। जब आबादी बढ़ रही है तो हमारे विकास के साधन भी तो बढ़ रहे हैं, अच्छी अच्छी सड़कें बन रही हैं, अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटियाँ बन रही हैं, अच्छे अच्छे कॉलेज बन रहे हैं, अच्छे अच्छे तकनीकी बढ़ रहे हैं। अब आज के अब देखिए प्यारे बच्चों, जो हमारा ये जो हमारा चंद्रयान 3 गया था, तो ये सब हमारे इंजीनियर की ही तो देन है। तो कहने का मतलब है पॉपुलेशन अगर बढ़ रही है तो हम जितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है उतने कमाने वाले हाथ भी बढ़ रहे हैं। तो लोग को पॉपुलेशन से भयभीत नहीं होना है, बस क्या करना है, अपनी मेहनत और ईमानदारी से अपने काम को प्यारे बच्चों करना है। चाहे वह खेती हो, चाहे वह पढ़ाई हो, चाहे वह बिजनेस हो, मेहनत ईमानदारी अगर आपके जीवन में रहेगी तो आप कभी भी पीछे नहीं रहेंगे। आपका कोई भी काम प्यारे बच्चों नहीं रुकेगा। राष्ट्र की कल्पना कब संभव है, यानी कि जब हमारे इस पृथ्वी पर लोग नहीं होंगे, जन नहीं होंगे, यानी कि जो स्त्री पुरुष हैं, जो भी रहने वाले जीव और निर्जीव हैं, वह नहीं होंगे, तो फिर राष्ट्र की कल्पना असंभव है। भाई जब कोई पृथ्वी पर रहेगा ही नहीं तो क्या पृथ्वी को लेकर के सिर पर इसको नचाया जाएगा? जितने लोग रहेंगे, जितने हाथ होंगे, उतना काम मिलेगा। हाँ, सीधी सी बात है भाई। अगले क्वेश्चन पर आते हैं प्यारे बच्चों। पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या करते हैं? पृथ्वी यानी कि हम इस पृथ्वी पर घर बनाते हैं, हम इस पृथ्वी पर खेती करते हैं, हम इस पृथ्वी पर बहुत सारी चीजें पैदा करते हैं। जब उन चीजों को पैदा करते हैं तो वह चीजें और लोगों के पास पहुंचती हैं, तो कुछ उनकी पूर्ति हम करते हैं। जो चीजें हमारे यहाँ पैदा होती हैं, हम हमारी चीजें यहाँ से उठ करके वहाँ जाती हैं। जो चीजें उनके यहाँ पैदा होती हैं वह चीजें उठ करके हमारे यहाँ आती हैं। यानी कि इस पृथ्वी पर जो आदान प्रदान है, जो वस्तुओं का आदान प्रदान है, वह प्यारे बच्चों बना रहता है। पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या करते हैं? पृथ्वी और जन दोनों मिलकर इस राष्ट्र का विकास करते हैं, इस राष्ट्र की ग्रोथ में सहायक होते हैं। यहाँ सीधे प्यारे बच्चों प्रश्न पूछा है कि पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या करते हैं? पृथ्वी यानी कि इस पृथ्वी पर रहने वाले सजीव और निर्जीव लोग, और जन यानी कि जितने भी यहाँ पर मेल है फीमेल है, यह दोनों मिलकर क्या करते हैं? इस पृथ्वी के विकास को और आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। यानी कि आज यहाँ लोग कमा रहे हैं तो कल के घर बनाएंगे, फिर क्या करेंगे? दुकान बनाएंगे, फिर क्या करेंगे? स्कूल बनाएंगे, फिर क्या करेंगे? विश्वविद्यालय बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे। जब इन चीजों को बनाएंगे तो और लोगों को रोजगार मिलेगा, और लोग दूर दूर से भी लोग अपनी समस्याओं का निदान कराने के लिए आएंगे। तो प्यारे बच्चों, कोई अगर बहुत बड़ी भयंकर बीमारी से क्षतिग्रस्त होता है तो फिर वो वहाँ जाता है विश्वविद्यालय में। जैसे जो हमारा वो लखनऊ मेडिकल कॉलेज है, और जो प्रयागराज हमारा मेडिकल कॉलेज है, जो बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज हैं, लोग वहाँ जाते हैं अपने अच्छे इलाज के लिए। प्यारे बच्चों, तो ये जो हमारा अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है? पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है? संज्ञा का मतलब होता है नाम। प्रत्येक नाम को हम संज्ञा कहते हैं। पृथ्वी कब, यहाँ पर प्यारे बच्चों देख लीजिए, यहाँ पर पूछा गया है, क्या पूछा गया है? मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। संज्ञा कहाँ पूछा है? देखो यहाँ हम देखते हैं इस गद्यांश में। नहीं तो आपको हम किस प्रकार से हल करना है उसको बताएंगे। पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है? यानी फिर यहाँ पर रहने वाले जितने भी जन हैं, जितने भी सजीव निर्जीव लोग हैं, जब उनका नाम बराबर लिया जाता रहेगा तो इस मातृभूमि पर, इस पृथ्वी पर मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। जो मातृभूमि है, जैसे हमारी भारत माता हमारी मातृभूमि है, यहाँ के जो रहने वाले जो जन हैं, जो लोग हैं, वह भारत माता की संज्ञा के रूप में याद किए जाते हैं। जैसे हमारे राष्ट्रपिता प्यारे बच्चे महात्मा गांधी हैं, उन्होंने देश को आजाद कराने में अपने प्राणों की आहुति दी, अपने प्राणों की बलि दी। तो इस मातृभूमि पर उन महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है ना, तो उनको राष्ट्रपिता की संज्ञा प्रदान की गई। प्यारे बच्चों ध्यान देना, इस पृथ्वी पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की संज्ञा प्रदान की गई। वही यहाँ पर पूछा है, पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है? पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा तब प्राप्त करती है प्यारे बच्चों, जब कोई भी
व्यक्ति कोई भी जन कोई भी लोग अपने प्राणों की आहुति देकर अपना नाम इतिहास के पन्नों में अंकित करा सके, तब पृथ्वी जो है मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। अरे बच्चों, हमको यहाँ लगा होगा कि आप इस प्रश्न को समझ गए होंगे प्यारे बच्चों, क्योंकि रेखांकित अंश की यहाँ पूछा है कि पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा तब प्राप्त करती है जब यहाँ पर रहने वाले जन, यहाँ पर रहने वाले लोग, चाहे वह स्त्री चाहे वह पुरुष हो, हैं, अपने प्राणों की आहुति दी हो, अपने प्राणों का बलिदान किया हो, इस पृथ्वी पर रहने के लिए अथक परिश्रम किया हो। जैसे उदाहरण दे दिए हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं, उन्होंने देश को आजाद कराने में अपने प्राणों की आहुति दी, बल दी, तो उनको राष्ट्रपिता की संज्ञा प्रदान की गई है। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है रेखांकित अंश की व्याख्या। यह रेखांकित जन के कारण है पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। ये देखो ये हवाला, अभी ये वाला क्वेश्चन यहाँ आ गया, यानी कि जन का मतलब है जितने भी प्यारे बच्चों स्त्री और पुरुष हैं, वह मातृभूमि की संज्ञा ही तो प्रदान करते हैं। यानी जो भी इस पृथ्वी पर अपना ऐतिहासिक कार्य करके चले गए हैं, उनका आज भी कर्म क्षेत्र और उनका परिश्रम हम उनके अच्छे नाम को, जैसे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं, मदन मोहन मालवीय हैं, इन सबको राष्ट्र की संज्ञा प्रदान की गई है। प्यारे बच्चों, अब हम आ जाते हैं जो हमारा अगला गद्यांश है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। टाइम प्यारे बच्चों थोड़ा सा लगेगा, क्योंकि भाई गद्यांश की व्याख्या है प्यारे बच्चों। अभी आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तो है नहीं, अभी स्टार्ट वीडियो तो है नहीं कि फटाफट आपको हम दिखाते चले जाएं। प्यारे बच्चों, यहाँ गद्य है और इसको पढ़ना ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों, हम यहाँ देख लेते हैं कि बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, और इसको यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिख दिएगा। जन का प्रवाह अनंत होता है, सहस्त्रों वर्षों से भूल के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य प्राप्त किया है, तब तक सूर्य की रश्मि की नित्य प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देती है, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। प्यारे बच्चों, हमने इतना पढ़ लिया, अब आते हैं सीधे आपको इन प्रश्नों को सॉल्व करें। प्यारे बच्चों, इन्हीं प्रश्नों को समझने की कोशिश करिए। ये जो प्रश्न दिए गए हैं यहाँ पर देखो, 10 प्रश्न दिया गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 क्वेश्चन दिए गए हैं। प्यारे बच्चों, इन्हीं में से 5 क्वेश्चन बना के देंगे। 2 क्वेश्चन आपके क्लियर है, एक संदर्भ और एक रेखांकित अंश की व्याख्या। संदर्भ कैसे लिखो प्यारे बच्चों, बता दिया है ऑलरेडी। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के राष्ट्र के स्वरूप नामक पाठ से अवतरित है, और इसके जो हमारे लेखक हैं बहादुर शरण अग्रवाल जी हैं। अब आते हैं हम डायरेक्ट दूसरे क्वेश्चन में। यहाँ पर पूछा है प्यारे बच्चों कि जन का प्रवाह किस तरह से होता है। जन का प्रवाह, ये देखो यहाँ आंसर आपको मिल गया। जन का प्रवाह अनंत होता है। अनंत का मतलब जिसकी गणना न की जा सके। अनंत उपसर्ग है, नंत जिसका अंत ही न हो। तो प्यारे बच्चों, आपको ऐसे लिखना है कि जन का प्रवाह किस तरह होता है। अरे जन का प्रवाह अगणित होता है। आप थोड़ा सा भाव बदल दीजिएगा, जन का प्रवाह अगणित होता है, और ब्रैकेट में लिख दीजिएगा जिसकी गणना न की जा सके। बस परीक्षक समझ जाएगा कि बच्चे को कोई अच्छा टीचर मिला है बताने के लिए। अरे बच्चों, हम जितना भी पढ़ाते हैं आपको सीक्वेंस में पढ़ाते हैं, गोलमाल कभी भी नहीं पढ़ाएंगे, आपको सटीक जानकारी देंगे। तो कैसे लिखेंगे आपका इसका उत्तर, जन का प्रवाह किस तरह होता है। अगर जन का प्रवाह अनंत होता है, आप इसको उतार देंगे तो परीक्षक ही समझेगा कि बच्चे ने इसको उतार दिया। हालांकि यहाँ पर आपको नंबर देगा, लेकिन 2 नंबर देने के बजाय वो 1.5 ही नंबर देगा। और अगर आपने यहाँ पर थोड़ा सा भाव बदल दिया कि जन का प्रवाह अगणित होता है, यानी कि जो जन का प्रवाह होता है, यानी जो लोगों का प्रवाह होता है, प्रवाह का मतलब विचारधारा, जो विचारधाराएं बह रही हैं, जो वेग से बह रही हैं, वह अगणित होती है। अगणित का मतलब है, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा ऐसे, जिसकी गणना न की जा सके। बस प्यारे बच्चों, 2 नंबर पूरा का पूरा आपको मिल जाएगा बिल्कुल। तो यहाँ पर अगर आप इसी शब्द को सेम टू सेम उतार देंगे तो परीक्षक यही सोचेगा कि बच्चों को ठीक है जानकारी है, लेकिन यहाँ पर आपका प्यारे बच्चों आधा अंक काट सकता है या फिर एक ही अंक दे सकता है। लेकिन अगर जिस तरह से मैं बता रहा हूँ कि जन का प्रवाह अगणित होता है, अगणित का ब्रैकेट में फिर आगे लिख दीजिएगा जिसकी गणना न की जा सके, तो वहाँ आपको उसकी
उस परीक्षक की क्षमता नहीं है कि आपका नंबर काट ले और आपको 2 के 2 नंबर पूरे देगा। अरे बच्चों, अब यहाँ पर दूसरा है पाठ का शीर्षक एवं लेखक का नाम। तो हमने आपको ऑलरेडी संदर्भ बता ही दिया है। प्रस्तुत उपन्यास हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से अवतरित है और इसके जो हमारे लेखक है बहादुर शरण अग्रवाल जी हैं। तीसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या। अब इसको मेरे बच्चों 2 से 3 बार पढ़ लेना और अब यहाँ पर हम आपको व्याख्या बता रहे हैं कैसे व्याख्या को लिखोगे। अब देख लीजिए यहाँ पर, जब तक सूर्य की रश्मियाँ का मतलब होता है प्रकाश, जो सूर्य से प्रकाश की किरणें आती हैं, जब तक सूर्य की जो रश्मि है, जो किरणें हैं, जैसे ही प्रातःकाल भवन माने होता है घर, जैसे ही हमारे घर को अमृत से भर देती हैं। कहने का मतलब होता है बच्चों, जो सूर्य के जो सुबह के समय यानी कि जो प्रभात का समय होता है, ऐसे लिखना, जब सूर्य उदय होता है, जो प्रभात का समय होता है, वह उस किरण की आभा निश्चित ही प्रातः काल में हमारे भवन माने घर होता है, हमारे घर को अमृत के समान या फिर सुधा के समान भर देती है। जो प्रभात का समय होता है, जो प्रातःकाल का समय होता है, निश्चित ही सबके लिए सुखकारी और गुण से अवगुणों को दूर करने वाला, गुणों को प्रदान करने वाला होता है। तो प्यारे बच्चों, बस इसी प्रकार से 2 लाइन यहाँ अंडरलाइन किया है और आपको 3 लाइन में लिखना है। एक बार फिर से बता दे रहे हैं, जब सूर्य की जो किरणें होती हैं, यानी कि जब सूर्य की पहली किरण प्रभात के समय, जब वह प्रातः काल हमारे भवन पर, हमारे घर पर पहुंचती है, फिर वह सूर्य की जो प्रभात की पहली किरण होती है, वह बिल्कुल अमृत रूपी सुधा, अमृत रूपी जल से हमारे भवन को, हमारे घर को भर देती है। और यही क्या है, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर हो जाता है, यानी कि वहाँ पर जितने भी रहने वाले हम सभी लोग हैं, हम सबका जीवन अजर और अमर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, सूर्य की रश्मियों पर क्या प्रभाव पड़ता है? सूर्य की जो किरणें होती हैं, सूर्य की जो किरणें होती हैं, सूर्य की रश्मियों जो क्या प्रभाव पड़ता है? कहने का मतलब है सूर्य की जो किरणें होती हैं उस पर प्रभाव का मतलब है कि उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वह जो सूर्य की प्रकाश की किरणें हैं अजर और अमर हैं, उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चाहे इस पृथ्वी पर जीव जंतु जन लोग रहें या ना रहें, लेकिन समय से इस पृथ्वी का नियम है, समय से प्यारे बच्चों सूर्य का उदय होगा, समय से सूर्य का अस्त होगा। ऐसे ही अगर हम भी समय से अपने कार्यों को संपादित कर लें, तो ऐसे ही प्यारे बच्चों वही लोग जीवन में सफल हो जाते हैं जो समय के साथ चलने की कोशिश करते हैं। जैसे प्यारे बच्चों, सूर्य का मतलब सूर्य के उगने का भी समय निश्चित है, सूर्य के अस्त होने का भी समय निश्चित है, लेकिन हम सभी लोग अपने समय को निर्धारित नहीं कर पाते। इसीलिए प्यारे बच्चों, हमें बार बार असफलताओं का पीछा करना पड़ता है। तो सफलता को प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम करना जरूरी है और समय के अनुसार चलना जरूरी है। अगर हम समय के अनुसार चलना प्यारे बच्चों शुरू कर देंगे, तो उसी दिन हम अपने जीवन में सफल हो जाएंगे। प्यारे बच्चों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता हो, जरूर ही लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अन्य अपने दोस्तों तक पहुंचाने की कोशिश करना, क्योंकि हम आपको अपने इस चैनल के माध्यम से पूरा 100 का 100% देने के लिए लगे हुए हैं। और मैं भी चाहता हूँ कि मेरा भी और ज्ञान और बढ़े। जब आप लोग कमेंट करेंगे तो हम और चीज़ों को खोज करके आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, घाटों का निर्माण का आशय स्पष्ट कीजिए। घाटों का निर्माण, घाट का मतलब होता है जो हमारे सरोवर होते हैं, जो हमारी नदी होते हैं, जिस प्रकार से गंगा जी बहती रहती हैं, उसके घाटों के निर्माण बनते और बिगड़ते रहते। कहने का मतलब है प्यारे बच्चों, जब जब गंगा जब जल का प्रवाह तेज होता है तो घाटों का निर्माण जो होता है कम हो जाता है। जैसे जैसे जल जल कम होता चला जाता है यमुना जी में, गंगा जी में, वहाँ पर घाटों का निर्माण बनता चला जाता है। सततवाही का अर्थ स्पष्ट कीजिए। सततवाही का मतलब होता है प्यारे बच्चों, लगातार बहने वाली चीजें सततवाही। लगातार सततवाही का अर्थ स्पष्ट कीजिए। सततवाही का मतलब होता है प्यारे बच्चों, ये देखो यहाँ पर लिखा है, जन का जन का स्वतंत्रवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है। तो जिस प्रकार से हमारी नदियाँ, सरोवर, जलाशय, समुद्र लगातार बहते रहते हैं, हाँ प्यारे बच्चों अलग चीजें हैं कि वर्षा काल में इनका वेग बढ़ जाता है, बाकी समय में अपना ये भी अपनापन
अपना धीरे धीरे बहते रहते हैं। तो वही यहाँ पर हो गया कि जन का सततवाही जीवन, यानी कि जन का सततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है। वही यहाँ पर आपको बताना है कि सतत वाही का अर्थ स्पष्ट कीजिए। सतत वाही का मतलब होता है लगातार अपने कार्यों में लगे रहना। जिस प्रकार से हमारे नदी है, सरोवर है, सरिता है, जलाशय है, सिंधु है, गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी है, लगातार अपने जल के वेग में वह हमेशा बहती रहती है। ठीक उसी प्रकार से यह भी हमारा तो हमको भी इसी प्रकार से अपने कार्यों में लगा रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, राष्ट्रीय जन ने इसके साथ तादात्म्य प्राप्त किया है, यानी कि जो यहाँ पर इस पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी लोग हैं इस पृथ्वी के साथ, इस वसुंधरा के साथ, तादात्म्य का मतलब होता है प्यारे बच्चों संतुलन बैठाना, समायोजन, समायोजन, यानी कि तादात्म्य का मतलब होता है समायोजन, संतुलन, यानी कि मेल मिलाप जिसको हम कहते हैं। तो राष्ट्रीय जन ने इसके साथ, इस पृथ्वी के साथ, इस वसुंधरा के साथ, यहाँ पर रहने वाले लोगों के साथ समायोजन किया है, तादाद बैठाया है, यानी कि संतुलन को प्राप्त किया है। जन का सततवाही जीवन किस तरह है? जो जन का मतलब होता है जो यहाँ के लोग हैं, जन का मतलब जो यहाँ के लोग हैं, सततवाही जो जिनका प्रवाह लगातार बह रहा है, जिससे जो हमारी सरिता है, सरोवर है, सिंधु है, गंगा है, कावेरी है, कृष्णा है, ये भी लगातार गोमती नदी है, लगातार बह रही है, उसे जन का प्रवाह। इससे पहले बच्चों हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हम सोच रहे हैं कि जो हमारा पाठ एक है इसी एक वीडियो में पूरा कर दें, क्योंकि इसके इसके बाद भी अभी अभी और लेसन बचेगा, उस लेसन को भी हमको पढ़ाना है। तो हम सोच रहे हैं प्यारे बच्चों आधा वीडियो आप एक बार में देख लीजिएगा, आधा वीडियो अपना दूसरी बार में देख लीजिएगा, लेकिन एक ही वीडियो में हम आज इसको समाप्त कर दें। जन का सततवाही जीवन किस तरह है? जन का सततवाही जीवन प्यारे बच्चों नदियां और सरोवर की तरह है, जो हमेशा लगातार अपने प्रवाह की गति में लगे हुए हैं। राष्ट्रीय जन का जीवन भी कब तक अमर है? राष्ट्रीय जन का जीवन यानी कि इस पृथ्वी पर रहने वाले जो जन है उनका जीवन कब तक अमर है? जब तक इस पृथ्वी पर परिश्रम करते रहेंगे, धैर्य के साथ काम करते रहेंगे। कब तक अमर है? अमर का मतलब यह है कि इस पृथ्वी पर, इस वसुंधरा पर ऐसा काम करके जाएंगे तो उनका नाम अजर और अमर रहेगा। जब अच्छे कार्यों को करेंगे, अच्छे कर्म के द्वारा इस पृथ्वी पर अच्छे कार्यों को करके जाएंगे तो उनका नाम अजर अमर हो जाएगा। जब अच्छे कार्यों को नहीं करेंगे तो उनका नाम अजर अमर नहीं होता। इसीलिए लोग बड़े बड़े सार्वजनिक स्थान बनवाते हैं, अस्पताल बनवाते हैं, विद्यालय बनवाते हैं और उसमें अपना नाम नेशन करवा देते हैं कि हम नहीं रहेंगे तो हमारी आने वाली जो पीढ़ी है हमारे नाम को लेती रहेगी, हमारे नाम को लेती रहेगी। जैसे हमारे जो प्यारे बच्चों राष्ट्रपिता बापू के नाम से हम जानते हैं, उनको राष्ट्र की उपमा दी गई है। ठीक है, इसी प्रकार से जो भी हमारे जैसे जो हमारे हिंदी के कुछ कवि हैं, लेखक हैं, उनको भी इस प्रकार से सम्मान प्रदान किया गया है। राष्ट्रीय जन का जीवन भी कब तक अमर है? राष्ट्रीय जीवन का यानी कि इस राष्ट्र पर जो रहने वाले लोग हैं, जब अच्छे कार्यों के द्वारा, जब अच्छे कार्य करके जब यहाँ से विदा होंगे, जब हम लोग हो जाएंगे, उसके बाद उनका नाम निश्चित ही स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। जिस प्रकार से हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, जिन्होंने देश को आज़ाद कराने में अपने प्राणों की आहुति दी, भगत सिंह है, चंद्रशेखर आज़ाद हैं, उनका नाम प्यारे बच्चों अजर और अमर तथा स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है। तो ऐसे भी हम सभी लोगों को भी अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखना होगा। कब लिखोगे? जब परिश्रम करोगे, मेहनत करोगे, 6-7 घंटे पढ़ोगे, तभी 95-96 अंक हिंदी में आएंगे। नहीं तो प्यारे बच्चों नाम तो है हिंदी, लेकिन हिंदी में भी काफी बच्चे फेल हो जाते हैं। आगे हम आते हैं प्यारे बच्चों, जन का जीवन किस तरह है? जन का जीवन बहते हुए सरिता की तरह है। जिस प्रकार से गंगा की धारा लगातार प्रवाहमान है, उसी प्रकार से यहाँ पर रहने वाले लोगों का जीवन है। राष्ट्र निवासी जन किसके समान आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है? राष्ट्र निवासी, जो राष्ट्र के निवासी हैं, जो यहाँ के लोग हैं, किसके समान?
इसके समान जो हमारे क्रांतिकारी आंदोलनकारी जिन्होंने अपने देश को आज़ाद कराने में महती भूमिका निभाई, उन्हीं के समान यह भी आगे बढ़ने के लिए अजर और अमर है। उत्थान के घाटों का निर्माण कैसे होता है? उत्थान का मतलब होता है आगे बढ़ना, ग्रोथ करना, प्यारे बच्चों, विकास करना। जिस प्रकार से हम पढ़ लिख करके, कोई जरूरी थोड़ी है कि हम अच्छा सा पढ़ लिख के सबको ही सरकारी नौकरी मिल जाए। अरे सरकारी नौकरी से ज़्यादा लोग प्राइवेट कामों में काम कर। जब प्यारे बच्चों हमारे पास बुद्धि होगा, विवेक होगा, धन होगा, बल होगा, शक्ति होगी, सरकारी नौकरी मिले चाहे भाड़ में जाए, प्राइवेट काम उससे ज़्यादा पैसा देते हैं। उत्थान के घाटों का निर्माण, जिस प्रकार से जो हमारी नदियाँ हैं, सरोवर हैं, जब उसमें जल का स्तर बढ़ जाता है तो जो उसके घाट होते हैं समाप्त हो जाते हैं। जब जल का स्तर घट जाता है तो नदियाँ अपने किनारों पर घाटों को छोड़ना प्रारंभ कर देती है। इसी प्रकार से हमारा भी है, हम अपने ज्ञान के द्वारा, हम अपनी बुद्धि विवेक के द्वारा हम आगे बढ़ जाते हैं तो अपने नीचे वाले लोगों को छोड़ देते हैं, उसे दुआ सलाम करना बंद कर देते हैं। जन जीवन के प्रवाह को नदी की तरह क्यों कहा गया है? जन जीवन के प्रवाह को जिस प्रकार से हमारी नदियाँ, सरोवर, जलाशय, गंगा, सिंधु, कावेरी, कृष्णा, इन सरोवरों में, जलाशयों में, सिंधुओं में लगातार जल जल बहता रहता है, उसी प्रकार से यहाँ पर जनजीवन है। यानी कि जनजीवन जितना जितना ही एकात्म होगा, जितना ही अग्रसित होगा, जितना ही हम आगे बढ़ेंगे, उतना ही इसका प्रवाह तेज होगा। यानी कि अगर हम अपना हाथ पांव बंद करके, अपने बुद्धि विवेक को सिक्योर करके एक जगह पर प्यारे बच्चों बैठ जाएं, तो फिर चीज़ें और आगे कैसे और आगे चीज़ें आसान नहीं होंगी। तादात्म्य और अजर का शब्दार्थ क्या है? तादात्म्य का मतलब होता है प्यारे बच्चों एक दूसरे में संतुलन बैठाना या सामंजस्य बैठाना। तादात्म्य, इसको समझ लीजिएगा, बहुत बढ़िया शब्द है प्यारे बच्चों। तादात्म्य, तादात्म्य का अर्थ होता है एक दूसरे में संतुलन बैठाना, सामंजस्य बैठाना। और अजर का शब्दार्थ क्या है? अजर, अजर जो जड़ माने होता है जो बूढ़ा हो चुका है, अजर जो कि अजर है, अजर अमर, जिसकी हम जो बहुत पहले ही, अजर जो बहुत पहले ही जिसका जन्म हो चुका है, वही है अजर अमर है, अजर अमर है, यानी कि जिसका जन्म बहुत पहले हो चुका है, अजर। अब हम प्यारे बच्चों आते हैं इस वाले गद्यांश पर। इस गद्यांश को प्यारे बच्चों आप लोग इसको 2 से 3 बार पढ़ लीजिएगा और जहाँ पर अंडरलाइन है हम इसकी व्याख्या प्यारे बच्चों आपको बताएंगे, क्योंकि हमको समझ ही बचाना है, नहीं तो हमारा वीडियो बहुत बड़ा होता जा रहा है प्यारे बच्चों। बिना संस्कृत के जन की कल्पना कबंध मात्र है। बिना संस्कृत के, अब यहाँ पर संस्कृति है, ये संस्कृति नहीं है, संस्कृति है। संस्कृति का मतलब प्यारे बच्चों हमने पहले भी बता दिया है। संस्कृति का मतलब होता है रीति रिवाज, परंपरा, और यहाँ की जो परंपराएं, जो यहाँ के रीति रिवाज, जिसको हम संस्कृति कहते हैं। और संस्कृति और संस्कृत क्या है? वो हमारा विषय है। तो संस्कृति के जन की कल्पना, यानी कि यहाँ पर इस पृथ्वी पर जितने भी रहने वाले लोग हैं उनको, अभी इसकी हम व्याख्या प्यारे बच्चों आगे हम करते हैं। जब यहाँ हमारा अगला प्रश्न देखें तो उसकी व्याख्या प्यारे बच्चों हम यहाँ पर करेंगे। तब तक हम इस पेज को, हाँ पेज आप भी पलट लीजिएगा इसको। अब हम इसको आपको पढ़ा देते हैं, इस वाले पेज को, ठीक है। हाँ, इसे किताब इधर रख लीजिएगा प्यारे बच्चों। और अब हम आ जाते हैं इस वाले क्वेश्चन पर, ठीक है। बस कुछ ही टाइम और लगेगा और इसके बाद अभी हाँ एक पेज और बचेगा, हम इसको भी पूरा कर देते हैं। तो प्यारे बच्चों बिल्कुल स्किप मत करिएगा, वीडियो को देखते रहिएगा। और हम इसका ये जो क्वेश्चन यहाँ पर 15 क्वेश्चन दिए गए हैं, हम इसको आपका अर्थ बताएंगे। प्यारे बच्चों यहाँ पर देखना, उपयुक्त गद्यांश के लेखक एवं शीर्षक का नाम। शीर्षक का नाम हमारा क्या हो गया? जो हमारा ये पाठ का नाम है, राष्ट्र का स्वरूप। राष्ट्र का स्वरूप कैसा होना चाहिए? राष्ट्र का स्वरूप ऐसा होना चाहिए कि जो यहाँ पर रहने वाले जन है, जो यहाँ की भूमि है, जो यहाँ की पृथ्वी है, वही हमारा क्या है? राष्ट्र का स्वरूप है। राष्ट्र का स्वरूप जो हमारा अच्छा होगा, यानी कि जो यहाँ के जन है, जो यहाँ की पृथ्वी है, जो यहाँ की संस्कृति है, वही हमारा क्या है? राष्ट्र के स्वरूप का निर्माण करती है। प्यारे बच्चों राष्ट्र के स्वरूप का निर्माण क्या क्या करते हैं? यही 3 तत्व मिलकर कहते हैं। कौन कौन तत्व है? जन, जन माने लोग, और यहाँ की जो पृथ्वी है, जो वसुंधरा है, और तीसरा क्या है? हमारी संस्कृति। संस्कृति का मतलब होता है प्यारे बच्चों रीति रिवाज, परंपरा, और यहाँ की चीजें यही मिलकर के क्या करती हैं? हमारे राष्ट्र के स्वरूप को निर्धारित करती हैं।
प्यारे बच्चों, यहाँ पूछा है द्रुत गद्यांश के लेखक एवं शीर्षक का नाम। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से अवतरित है या तो उद्धृत है, और इसके जो हमारे लेखक हैं वो कौन है? कौन है? हमारे वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। उन्होंने इस पृथ्वी पर रहने वाले जन के लोगों के बारे में विस्तृत विवेचन किया है। कौन किया है? वासुदेव शरण अग्रवाल ने किया है। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, राष्ट्र का तीसरा अंग क्या है? भाई राष्ट्र का तीसरा अंग है संस्कृति। प्यारे बच्चों उच्चारण पर ध्यान देना। संस्कृत हमारा विषय है। संस्कृति हमारी यहाँ की रीति रिवाज है, हमारी यहाँ की परंपरा है, जो परंपरा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चली आ रही है। जैसे हमारे माता पिता, फिर हमारे बच्चे, फिर उनके बच्चे, यही हमारी क्या है? रीति रिवाज है, यही हमारी क्या है? परंपरा है। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, राष्ट्र वृद्धि कैसे संभव है? राष्ट्र वृद्धि, राष्ट्र का विकास कैसे संभव होगा? है तो राष्ट्र का विकास प्यारे बच्चों इस प्रकार से संभव होगा जब यहाँ के जो रहने वाले जन हैं अपना अपने परिश्रम के साथ मेहनत के साथ जब वो आगे बढ़ेंगे तो जो यहाँ की अर्थव्यवस्था हमारी आगे बढ़ेगी तो हमारा जो है वो राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी। और राष्ट्र वृद्धि कैसे संभव है? जब हम लोग अपने स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करें, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करें, यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, यहाँ के लोग आगे बढ़े, अपना जीवन स्तर प्यारे बच्चों ऊपर उठे, तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी। जब राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी तो राष्ट्र वृद्धि कैसे संभव है? तो जब प्रत्येक व्यक्ति की आय में वृद्धि होगी तो प्रत्येक व्यक्ति की आय जुड़ करके जिला लेवल पर, प्रदेश लेवल पर, फिर देश लेवल पर निकाली जाती है राष्ट्रीय आय। तो राष्ट्रीय आय से राष्ट्र का विकास संभव होगा। प्यारे बच्चों अगला हमारा प्रश्न है, ज्ञान और कर्म संयुक्त प्रकाश को क्या कहा गया है? ज्ञान और कर्म, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचित्, पहले कर्म करिए, फल की प्रतीक्षा मत करिए, जैसा कि वहाँ भी कहा गया है। प्यारे बच्चों कर्म, ज्ञान और कर्म, यानी कि ज्ञान का मतलब है जो हम बुद्धि विवेक से आपको प्यारे बच्चों ज्ञान दे रहे हैं। जितना हमारे पास ज्ञान है हम आपको 100% देने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो हमारा ज्ञान हो गया। अब कर्म, कर्म बेटा आज इसे प्यारे बच्चों कर्म आपको करना है। कैसे? चाहे वह आप ऑफलाइन पढ़िए, चाहे वह ऑनलाइन पढ़िए, आप वहाँ परिश्रम करोगे, मेहनत करोगे, तभी तो आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। तो ज्ञान हम आपको दे रहे हैं, कर्म आपको करना है। क्या कर्म करना है भाई? सुबह 4-5 बजे वो 2 घंटे 3 घंटे पढ़ो, वो आपका कर्म है। ज्ञान और कर्म संयुक्त प्रकाश को क्या कहा गया है? ज्ञान और कर्म के संयुक्त प्रकाश को सततवाही कहा गया है, क्योंकि अगर ज्ञान से और कर्म से आगे बढ़ते रहेंगे तो उसको क्या कहा गया? सततवाही कहा गया। रेखांकित अंश की व्याख्या, प्यारे बच्चों रेखांकित अंश की व्याख्या पीछे दिया गया है। क्या दिया गया है उसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा और उसी को 1-2 शब्द इधर से उधर करके आप व्याख्या को लिख सकते हैं। मैंने कई व्याख्याएं आपको बता भी दिया है। हाँ, अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, जन का मस्तिष्क क्या होता है? जन का मस्तिष्क यानी कि यहाँ के लोगों का मस्तिष्क क्या होता है? बहुत ही विराट होता है और उसमें संप्रेषण की शक्ति बहुत तीव्र होती है, ग्रहण करने की शक्ति बहुत तीव्र होती है, संप्रेषण की शक्ति बहुत तीव्र होती है। इसीलिए जो जन का मस्तिष्क है क्या होता है? वो संदेश को एक दूसरे से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए सततवाही का काम करता है। लेखक ने क्यों कहा है कि संस्कृति के सौंदर्य में जीवन का सौंदर्य छिपा हुआ है? प्यारे बच्चों लेखक ने क्यों कहा है संस्कृति और सौंदर्य? यहाँ प्यारे बच्चे 2 शब्द है, इसको ध्यान दीजिएगा, इसी पे व्याख्या हो जाएगी। संस्कृति के और सौंदर्य में जीवन का सौंदर्य छिपा। संस्कृति है हमारी, वो जैसे हमारी रीति रिवाज है, हमारी परंपराएं हैं, उसको हम संस्कृति कहते हैं। सौंदर्य का मतलब होता है जो हमारी सुंदरता है वह जीवन के सौंदर्य में छिपा हुआ है। लेकिन जिस प्रकार हम अपने जो है जिस प्रकार से हम अच्छा भोजन करके अपने शरीर को स्वस्थ रखते हैं, उसी प्रकार से हम अपने शरीर को ढकने के लिए अच्छे अच्छे वस्त्रों को, साफ सुथरा और अच्छे वस्त्रों को धारण करते हैं। तो संस्कृति हो गई हमारी यहाँ की जो रीति रिवाज है, परंपरा है। सौंदर्य हो गया जो हमारा बाह्य आभूषण से जिसकी सुंदरता बढ़ती है वही हमारा सौंदर्य है। जीवन का सौंदर्य छिपा हुआ है।
तो जीवन का सौंदर्य उसी में छिपा हुआ है। राष्ट्रीय संस्कृति किसे कहते हैं? राष्ट्रीय संस्कृति इस राष्ट्र पर जितने भी रहने वाले जन हैं, यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ की जो परंपरा है, यहाँ की जो धरती है, भूमि है, उसको हम राष्ट्रीय संस्कृति कहते हैं। राष्ट्रीय संस्कृति जो भी इस राष्ट्र पर रहने वाले यहाँ के नागरिक हैं, चाहे वह मेघ हो, चाहे वह सजीव हो, चाहे वह निर्जीव हो, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? राष्ट्रीय संस्कृति। इस पृथ्वी पर रहने वाले राष्ट्रीय जन लोगों को हम, क्योंकि जो भी परंपराएं, जो भी रीति रिवाज है, जो भी परंपराएं हैं, वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आ रही हैं। अगला हमारा प्रश्न है प्यारे बच्चों, किसी राष्ट्र का लोप कब हो जाता है? जब किसी राष्ट्र का लोप कब हो जाता है? जब राष्ट्र का लोप कब हो जाता है, यानी कि लोप का मतलब समाप्त। राष्ट्र का लोप तब होगा जब यहाँ के लोग अविवेकशील होंगे, मेहनत नहीं करेंगे, परिश्रम नहीं करेंगे, जीवन में आगे नहीं बढ़ेंगे, तो उस राष्ट्र का विनाश हो जाता है, उस राष्ट्र की छवि कम हो जाती है। अगर यहाँ पर अगर गलत चीज़ों का आज मतलब गलत चीज़ें बढ़ेंगी, जिस प्रकार से हमारे कुछ मुस्लिम कंट्री हैं, वहाँ पर आतंकवाद की स्थिति ज़्यादा है, तो वह राष्ट्र का लोप हो जाता है। तो कहने का मतलब है प्यारे बच्चों कि अगर हम अपने राष्ट्र को काफ़ी समय तक और आगे समय तक इसको रखना है, तो राष्ट्र के प्रति हमको संकल्पशील होना पड़ेगा। राष्ट्र की जो हमारी धरोहरें हैं, उसको सुरक्षित करना हम सभी लोगों का कर्तव्य है। तो किसी राष्ट्र का लोग मतलब कहने का मतलब जितनी भी हमारी ऐतिहासिक धरोहरें हैं, हमारे इस राष्ट्र में जितनी भी हमारी ऐतिहासिक धरोहरें हैं, चाहे वह नदियाँ हों, सरोवर हों, समुद्र हों, जलाशय हों, पर्वत हों, पहाड़ हों, उनकी देख रेख करना, उनके एक एक चीज़ों की देख रेख करना हम सभी राष्ट्रवादी, हम सभी प्रत्येक जनों का यह दायित्व है। जब यह चीज़ें धीरे धीरे जब समाप्त हो जाएंगी, उसको हम काट करके उसको हम नुकसान पहुंचाएंगे, क्षति पहुंचाएंगे, तो फिर राष्ट्र का क्या होगा? लोप होगा, यानी कि राष्ट्र का अस्तित्व समाप्त हो जाएगी। भूमि और जन के अतिरिक्त राष्ट्र में और क्या महत्वपूर्ण है? भूमि और जन, यानी कि यह पृथ्वी और जन का मतलब लोग। अब इसके अतिरिक्त पूछ रहा है प्यारे बच्चों, राष्ट्र में और क्या महत्वपूर्ण है? तो भाई जैसे हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी पर रहने वाले सजीव और निर्जीव प्यारे बच्चे यहाँ पर लोग हैं। ठीक है, दो चीजें तो ठीक है, क्लियर हो गई। अब तीसरी चीज हमारी आती है प्यारे बच्चों, संस्कृति। संस्कृति क्या है? जो हमारी रीति रिवाज है, जो हमारी परंपरा है, उसी को संस्कृति कहा जाता है। कहते नहीं भाई, यहाँ की संस्कृति बहुत अच्छी है, यहाँ के जितने भी स्त्री पुरुष हैं सब बुद्धिमान हैं, सब आगे बढ़ रहे हैं। जैसे किसी परिवार का संस्कार अच्छा होता है, वहाँ के बच्चे बड़ों का सम्मान करते हैं, उनका आदर करते हैं। भाई लोग कहते नहीं है, हाँ यार उस परिवार में मैंने गया था और वहाँ के बच्चे बहुत ही संस्कार से युक्त हैं, पहुँचते ही सबके चरण स्पर्श किए और सबको प्रणाम किया, तो प्यारे बच्चों हो गया संस्कार। वही संस्कार जब बदल करके संस्कृति में चला जाता है, उसको हम संस्कृति कहते हैं। क्योंकि वही संस्कारी बच्चे, जब उनके बच्चे पैदा होंगे तो वह भी संस्कारी होंगे, क्योंकि वह संस्कृति का मतलब है रीति रिवाज, परंपरा, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चली आ रही है। जब वह संस्कारी बच्चे, उनकी संतानें जन्म लेंगी, वो बच्चे भी उसी प्रकार से संस्कार युक्त होंगे। उसी को प्यारे बच्चे यहाँ पर कहा गया है, क्या कहा गया है बताते हैं। भूमि और जन के अतिरिक्त राष्ट्र में और क्या महत्वपूर्ण है? तो इस राष्ट्र में भूमि और जन के अतिरिक्त संस्कृति जो ऐसा तत्व है वह महत्वपूर्ण है। संस्कृति क्या है? ब्रैकेट में लिख देना, जो हमारे यहाँ की रीति रिवाज परंपरा जो एक पीढ़ी से लेकर के दूसरी पीढ़ी में चली आ रही है। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, राष्ट्र की वृद्धि किसके द्वारा संभव है? राष्ट्र की वृद्धि यहाँ पर रहने वाले जन के द्वारा, संस्कृति के द्वारा संभव है। विकास और अभ्युदय का अर्थ स्पष्ट कीजिए। विकास का मतलब होता है प्यारे बच्चों ग्रोथ। विकास को आप बायोलॉजी में पढ़ा होगा। विकास का मतलब होता है ग्रोथ। जैसे एक बच्चा पहले वह नवजात अवस्था में होता है, फिर शैशवावस्था में होता है, फिर इसके बाद जो है बाल्यावस्था में आता है, किशोरावस्था में आता है, फिर यौनावस्था में आता है, फिर वृद्धावस्था में उसका विकास होता है। किसका? बच्चे का। जो नवजात अवस्था होती है प्यारे बच्चों में 7 दिनों की होती है,
जो मनोविज्ञान में बच्चे हमारे पढ़ने वाले हैं, कहा नहीं है कि नवजात अवस्था जो जीरो यानी कि जिस टाइम बच्चे का जन्म होता है उस टाइम से लेकर के 7 दिन की अवस्था नवजात अवस्था होती है। फिर 7 दिन के बाद वह बच्चा शैशवा अवस्था में जाता है। शैशवा अवस्था के बाद फिर वो चला जाता है बाल्यावस्था में। शैशवावस्था 5 वर्ष तक होती है। 5 वर्ष के पास हमारी बाल्यावस्था शुरू होती है। बाल्यावस्था प्यारे बच्चों 12 साल तक होती है। 12 के बाद फिर किशोरावस्था में प्रवेश करता है। 13वें साल से 13 से लेकर के 18 साल तक किशोरावस्था होती है और उसके बाद फिर हमारी चली जाती है यौनावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था, फिर उसके बाद वृद्धावस्था। वही यहाँ पर बताया गया है क्या बताया गया है कि राष्ट्र की वृद्धि किसके द्वारा संभव है। राष्ट्र की वृद्धि यहाँ पर यहाँ की जो जन है, यहाँ की जो संस्कृति है उसके द्वारा संभव है। विकास और अभ्युदय का अर्थ इसके विकास हमने आपको बता ही दिया। अभ्युदय का मतलब होता है अभी हमारा उपसर्ग है। अभी हमारा क्या है? उपसर्ग है, प्रत्यय उपसर्ग। तो अभी हमारा उपसर्ग है अभ्युदय, यानी कि उदय होना, किसी चीज का ग्रोथ होना, विकास होना। वही है यहाँ पर मतलब विकास और अभ्युदय एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। विकास का मतलब होता है विकास प्यारे बच्चों हमको दिखाई पड़ता है। विकास हमको आंखों से प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है, लेकिन अभ्युदय दिखाई नहीं पड़ेगा। बस यही इतना अंतर है। विकास यानी कि ग्रोथ। जैसे हमने प्यारे बच्चों एक पौधा लगा दिया तो देखते हैं आज इतना बड़ा है, कल इतना बड़ा हो जाएगा, परसों इतना बड़ा हो जाएगा। तो उसका जो विकास होता है, कहने का मतलब है विकास हमको दिखाई देता है। और अभ्युदय का मतलब भी है ग्रोथ से है, डेवलपमेंट से है, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं पड़ता। प्यारे बच्चों अब आज हम आ जाते हैं इस वाले गद्यांश पर। इस वाले गद्यांश पर आ जाते हैं। पृथ्वी के विशाल प्रांगण में सब जातियों के लिए समान क्षेत्र है। प्यारे बच्चों 2 से 3 बार इसको पढ़ लीजिएगा। हम इन प्रश्नों का उत्तर आपको दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं प्यारे बच्चों? देखते हैं उपयुक्त गद्यांश का। प्यारे बच्चों आपको शीर्षक लिखना है गद्यांश। देखते हैं गद्यांश क्या है। ये प्रश्न दिया गया है कि गद्यांश तो प्यारे बच्चों संदर्भ आपको ऑलरेडी मैंने बता ही दिया कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के राष्ट्र स्वरूप नामक पाठ से उद्धृत है और इसके जो हमारे लेखक हैं भाग्यभूषण अग्रवाल जी हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि राष्ट्र का तीसरा अंग क्या है? यहाँ की जो संस्कृति संज्ञा है, यहाँ की जो राष्ट्र का तीसरा अंग संज्ञा संस्कृति है। तो जो लोगों की संज्ञा, जो जनों की संज्ञा पर जन भरा जाएगा। जीवन के विटप माने होता है वही वृक्ष। जीवन के विटप यहाँ दर्शन मिलते हैं। जीवन के विटप पृथ्वी पर दर्शन मिलते हैं, इस पृथ्वी पर दर्शन मिलते हैं। अगला प्रश्न है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ स्पष्ट कीजिए। संदर्भ हमने आपको ऑलरेडी बता ही दिया। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के राष्ट्र प्रमुख नामक पाठ से उद्धृत है और इसके जो हमारे लेखक हैं और भाग्यभूषण अग्रवाल जी हैं। दूसरा प्रश्न है प्यारे बच्चों रेखांकित में कौन सी संधि है? रेखा धन अंकित दीर्घ संधि है, दीर्घ स्पर्श संधि है। इसको देखना रेखांकित अंश की व्याख्या। इसको किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। ध्यान देना प्यारे बच्चों। जन का मतलब है यहाँ पर जितने रहने वाले लोग हैं, अगर हम सबको बुद्धिहीन मान लें तो फिर वह राष्ट्र आगे ग्रोथ नहीं करेगा। यानी कि हमारा और या हमारे राष्ट्र का दायित्व बनता है जितने भी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उन सब का यह दायित्व बनता है कि लोगों को, युवाओं को और हमारी युवतियों को, हमारी बहनों को, हमारे भाइयों को रोजगार के अवसर मुहैया कराएं, रोजगार के अवसर को उपलब्ध कराएं, तभी वह राष्ट्र आगे बढ़ सकता है। प्यारे बच्चों ऐसे लिखना इसको। किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। कहने का मतलब है प्यारे बच्चों यहाँ पर जाति से मतलब नहीं है, संप्रदाय से मतलब नहीं है। यहाँ पर जो लोग, जो बहन भाई आगे पढ़ रहे हैं, शिक्षित हो रहे हैं, उनके मुताबिक उनको रोजगार का अवसर नहीं मिल पा रहा है। थोड़ा सा गले में खराब आ गया प्यारे बच्चों। तो कहने का मतलब है किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र, यानी कि अगर हम ऐसे लोगों को, भाई प्यारे बच्चों वैसे भी देख लीजिए जो बड़े बड़े इंजीनियर बनते हैं,
अपने देश में अगर उनको अच्छा पैसा नहीं मिल पाता है तो अमेरिका चले जाते हैं, कनाडा चले जाते हैं, पाकिस्तान चले जाते हैं और अन्य देशों में चले जाते हैं, जहाँ पर उनके जहाँ पर उनके पैकेज ज़्यादा होते हैं। पैसे के जो पैकेज होते हैं, जो साल भर का पैकेज होता है प्यारे बच्चों, वो उनको इतना अधिक रहता है कि यहाँ जो भारत के लोग हैं, जो भारत की व्यवस्था है, वह उनको उतना पैसा मुहैया ही नहीं करा पाती है। तो फिर जो हमारे यहाँ के जन है, लोग हैं, वो अन्य देशों में पलायन कर जाते हैं। कहने का मतलब है प्यारे बच्चों, अगर उन्होंने पैसे खर्च करके अपना समय बर्बाद करके और जिस हिसाब से उन्होंने मेहनत परिश्रम से आगे अपने जीवन को बढ़ाया है, और उनके मुताबिक अगर उनको पैसा नहीं मिलता है तो निश्चित ही वो अपना देश छोड़ने के लिए बाध्य हो जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहीं पर वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि किसी जन को पीछे छोड़कर, यानी कि अगर हम अपने देश को अशिक्षित बनाए रहेंगे, हम अपने देश को शिक्षित नहीं करेंगे, तो यहाँ तो अगर एक लोग शिक्षित होगा तो उसका एक परिवार शिक्षित होता है, एक परिवार शिक्षित होगा, एक ग्राम सभा शिक्षित होगी, फिर ब्लॉक खंड शिक्षित होगा, फिर इसी प्रकार से हमारा जिला शिक्षित होगा, फिर इसी प्रकार से हमारा प्रदेश शिक्षित होगा, जब प्रदेश शिक्षित होगा तो पूरा देश शिक्षित होगा। तो कहने का मतलब है प्यारे बच्चों कि किसी भी जन को छोड़ करके हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें लेनी होगी। क्योंकि जितने भी राष्ट्र के अंग कौन कौन से हैं, जितने भी कर्मचारी लगे हुए हैं, जितने भी सेना के लोग लगे हुए, जितने भी पुलिस अफसर लगे हुए हैं, जितने भी हमारे बड़े बड़े शिक्षक, सरकारी शिक्षक लगे हुए हैं, जितने भी हमारे थाने थाने के लोग हैं, जो थाने के जो पुलिस कर्मचारी हैं, एक थाना के अंतर्गत कितने गांव आते हैं। कहने का मतलब है कि प्यारे बच्चों, राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें लेनी होगी। राष्ट्र के प्रत्येक अंग कौन कौन से हैं, आप यहीं से प्यारे बच्चों समझ लीजिए। जैसे आपका थाना क्षेत्र हो गया, फिर विकास क्षेत्र हो गया, फिर जिला का क्षेत्र हो गया। अब इसमें जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, सबका यह दायित्व तो बनता है ना कि अपने अपने कर्तव्य को, अपने अपने कार्यों को समझें और समय पर अपने कार्यों को संपादित करें। क्योंकि जो लोग निरक्षर हैं, जो लोग वो बुद्धिहीन है, जिनको जानकारी नहीं है, जब उनके पास वह जाते हैं, इन्हीं के माध्यम से वो अधिकृत करते हैं, विकास करते हैं। राष्ट्र के शरीर के एक भाग में भी अंधकार और निर्बलता का निवास है, तो समग्र राष्ट्र का स्वास्थ्य उतने ही अंश में असमर्थ हो। कहने का मतलब है प्यारे बच्चों, जिस प्रकार से अगर हमारे शरीर का एक भाग, जो हमारा शरीर है, अगर एक भाग काम करना बंद कर देता है, जैसे मान लीजिए हमारा सिर दर्द करने लगा, हाथ पैर दर्द करने लगा, तो फिर हम लॉन्ग टाइम तक 2 से 3 घंटे 4 घंटे प्यारे बच्चों नहीं पढ़ पाते हैं। उसी प्रकार से हमारा एक देश होता है, अगर राष्ट्र में हमारे अशिक्षित लोग होंगे, अज्ञानी लोग होंगे, तो फिर वह अच्छे अच्छे कार्यों को नहीं कर पाएंगे। क्योंकि प्यारे बच्चों, अब खेती करने के लिए भी नई नई चीज़ों की जरूरत है, नई नई टेक्निक की जरूरत है। किस प्रकार से कम समय में हम ज़्यादा उत्पादन कर लें, खेती में, कृषि में किस प्रकार से हम अच्छे अच्छे यंत्रों का प्रयोग करें कि हमको ज़्यादा जो है लेबरों की आवश्यकता न पड़े और हमारा अनावश्यक पैसा उनके ऊपर खर्च ना हो। वही यहाँ पर बताया गया है कि राष्ट्र के शरीर के एक भाग में भी अंधकार, यानी कि अगर हम जिस प्रकार से, अगर राष्ट्र में एक तरफ अंधकार होगा, जैसे हमारा शरीर में एक प्रकार से कष्ट होगा, दुख होगा, दर्द होगा, तो वह शरीर काम करने में अक्षम होता है। उसी प्रकार से निर्बलता का निवास हो, तो फिर निर्बलता का निवास हो जाता है और हमारा जिस प्रकार से शरीर अगर रोगी है तो हम कार्य को संपादित नहीं कर पाते। उसी प्रकार से अगर देश हमारा रोगी बन जाएगा, देश के रोगी बनने का मतलब है प्यारे बच्चों, अगर यहाँ के लोग अशिक्षित होंगे, यहाँ पर शिक्षा का स्तर कम होगा, तो वह देश रोगी हो जाता है और अशिक्षित लोग अपने देश के विकास को, अपने देश की ग्रोथ को आगे बढ़ा नहीं सकते हैं प्यारे बच्चों। तो समग्र राष्ट्र का स्वास्थ्य उतने अंश में असमर्थ होगा। क्योंकि कि अगर जो हमारा समग्र राष्ट्र है, जैसे प्यारे बच्चों मान लीजिए किसी किसी जिला की, जो किसी किसी जिला का जो शिक्षित होने का स्तर है कम होता है, किसी किसी जिलों में शिक्षित होने का स्तर ज़्यादा होता है। जैसे प्यारे बच्चों, केरल में 99% साक्षरता दर है, हमारे यहाँ 56 जो है साक्षरता दर है। तो हमारे यहाँ, हमारे उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर केरल की अपेक्षा बहुत कम है। तो वही यहाँ पे बताया गया है कि जो तो समग्र राष्ट्र का स्वास्थ्य उतने अंश में असमर्थ होगा। तो जब यहाँ पर साक्षरता दर कम है तो यहाँ का जीवन यापन भी कम होगा, जीवन यापन का स्तर कम होगा, तो अन्य चीजें भी कम होंगी प्यारे बच्चों। चलो हम आते हैं अब अगले क्वेश्चन पर प्यारे बच्चों। समस्त देशवासियों को एक जैसी भावना से क्यों ओतप्रोत होना चाहिए? समस्त देशवासियों को, यानी कि जितने भी यहाँ के हमारे समस्त देशवासी हैं, जितने भी यहाँ पर जन हैं,
सबको एक भावना से वंदे मातरम की भावना से ओतप्रोत होना चाहिए, यानी कि हम सभी एक हैं। नर हो नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रह कर कुछ नाम करो। यही है प्यारे बच्चों, समस्त देशवासियों को एक जैसी भावना, यानी कि हम लोग सभी नर हैं, अपने मन को निराश नहीं करना है और एक भावना के साथ, ओज के साथ, वीर रच के साथ अपने कार्यों पर प्यारे बच्चों लगे रहना है। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, ऐसे आपका एक दायित्व बनता है, 1 घंटे 2 घंटे हमारे इस ज्ञान को प्यारे बच्चों ग्रहण करिए। जो चीजें हमसे आपको अच्छी लगे उसको ग्रहण करिए, जो चीजें हमसे आपको अच्छी ना लगे अन्य टीचरों से ग्रहण करने की कोशिश करिए। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, इस पृथ्वी पर सबको एक समान अधिकार किस दृष्टि से प्राप्त है? इस पृथ्वी पर सबको एक समान अधिकार, जो हमारे देश की नागरिकता है वह सबको समान रूप से प्राप्त है, क्योंकि हम भारत राष्ट्र के नागरिक हैं। चाहे वह कोई छोटा हो, चाहे वह कोई बड़ा हो, चाहे वह किसी संप्रदाय का हो, जाति का हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर हमारा जन्म इस भारत राष्ट्र में हुआ है तो इस पृथ्वी पर सबको एक समान अधिकार किस दृष्टि से प्राप्त है? वह दृष्टि है हमारी कौन सी? राजनीतिक दृष्टि से, यानी कि राजनीतिक रूप से हम सभी को राष्ट्र की नागरिकता प्राप्त है। हम कहीं भी जाएं, हम इस देश के नागरिक हैं। राजनीतिक दृष्टि से हम सभी बराबर हैं। यहाँ पर जातिवाद, जाति पात, ऊंच नीच, छोटे बड़े का कोई मतलब नहीं है। तो प्यारे बच्चों, हमारा ये भी क्वेश्चन पूरा होता है। अब हम आ जाते हैं इस वाले गद्यांश पर। इसको प्यारे बच्चों इसको देखिएगा, बस कुछ ही टाइम प्यारे बच्चों लगेगा, बस जल्दी से हम इसको भी पूरा कर देते हैं और आपको प्यारे बच्चों हम इसको भी जल्दी से आपको पूरा कर देते हैं। यहाँ पर क्या है प्यारे बच्चों, जंगल और राष्ट्रीय जन में क्या समानता है? जंगल और राष्ट्रीय जन में, राष्ट्रीय जन का मतलब होता है प्यारे बच्चों यहाँ पर रहने वाले जितने भी रहने वाले यहाँ पर लोग हैं। और जंगल, जंगल का मतलब होता है जो वीरान होता है, जहाँ पर पेड़ पौधे, जहाँ पर जो हमारे जंगली जीव रहते हैं उसको हम जंगल कहते हैं। जो जंगल में जहाँ पर पॉपुलेशन नहीं होती है वहाँ पर जंगली जीव निवास करते हैं, उसको जंगल कहा गया है। जंगल है, जंगल का मतलब है कि वहाँ पर जो हमारे जंगली पशु हैं, जंगली जीव जंतु हैं, उन जंगलों में निवास करते हैं, उसको हम जंगल कहते हैं। हैं? और जंगल और राष्ट्रीय जन, राष्ट्रीय जन का मतलब है इस राष्ट्र के अंदर, हालांकि इस राष्ट्र के अंदर हमारा जंगल भी आता है, लेकिन एक राष्ट्र के अंदर जितने भी हमारे जन हैं, चाहे वह स्त्री हो पुरुष हो, उनको हम उनको हम क्या कहते हैं? राष्ट्रीय जन कहते हैं। और इसी राष्ट्र के अंदर हमारे जंगल भी आ जाते हैं। तो जंगल का मतलब है, अरे बच्चे यहाँ पूछा है कि जन में क्या समानता है? समानता की बात कहा है। तो राष्ट्रीय जन का मतलब इस राष्ट्र के अंदर राष्ट्रीय लोग भी रहते हैं और इस राष्ट्र के अंदर जो हमारे जंगल हैं वो भी रहते हैं। उसी जंगल में हमारे शेर हैं, बाघ हैं, चीता है और बहुत सारे जीव जंतु हैं, हाथी हैं, ये सब रहते हैं। तो उसमें क्या होता है प्यारे बच्चों, जो जीवों का संतुलन होता है, जो आप जीव विज्ञान में पढ़ोगे, एक प्रकार से जो जीवों का संतुलन होता है वह बना रहता है। क्योंकि अगर जीवों में भी अगर असंतुलन हो जाएगा तो फिर इस पृथ्वी पर असंतुलन होने से कुछ जीव ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो एक प्रकार से जीव का संतुलन बना रहता है। जैसे हमारा जो हमारा शेर है वह कुछ छोटे जीवों को मार के खा जाता है और इस प्रकार से जो हमारी क्रमबद्धता है वह इस पृथ्वी पर बनी रहती है, यानी कि जो संतुलन है, प्रकृति का जो संतुलन है वह बना रहता है। विभिन्न संस्कृतियों के मिलन की तुलना किससे की गई है? विभिन्न संस्कृतियों के मिलन की तुलना, विभिन्न संस्कृतियों के मिलन की तुलना यहाँ के लोगों से, यहाँ के जनों से की गई है। अदम्य और अविरोधी शब्दार्थ का अर्थ, अदम्य जहाँ तक हम जहाँ जहाँ तक हम पहुँच ही ना सके उसको कहा गया है अदम्य, जहाँ तक हम पहुँच ही ना सके। अविरोधी, जिसका विरोध न किया जा सके, विरोधी, अविरोधी। अविरोधी का मतलब है जिसका विरोध न, आ उपसर्ग है,
विरोधी का मतलब विरोध करने वाला, तो जिसका विरोध न किया जा सके वह अविरोधी है। अदम्य, अदम्य का मतलब होता है जहाँ हम पहुंच ही ना सके, अदम्य साहस। ये का मतलब है जैसे हमारे सारे बच्चे महाराणा प्रताप थे ना, वो बिल्कुल घास की रोटी खाई लेकिन अंग्रेजों से हार नहीं मानी, उनके अंदर अदम्य साहस था। अदम्य का मतलब होता है महाराणा प्रताप घास की रोटी खाई और अपने चेतक घोड़े पर मुगल मुगल घोड़सवारों ने जब उनका पीछा किया था प्यारे बच्चों, तो 25 फुट की खाई उनका चेतक था, ऐसे छलांग लगा दिया था। यानी कि राणा प्रताप को अपनी पीठ पर बैठा करके 25 फुट की 25-30 फुट की वो नाला था, बड़ा नाला था, उसको छलांग लगा करके राणा प्रताप को बचा लिया था। और जो मुगल घुड़सवार थे उनके घोड़े उस नाले को पार नहीं कर पाए। वही है प्यारे बच्चों अदम्य साहस। उस चेतक के अंदर अदम्य साहस था और उसने महाराणा प्रताप के जान को बचा लिया था। यानी कि उस नाले नाले पर छलांग लगा दी थी, उस पार चला गया था और महाराणा प्रताप को सुरक्षित पहुंचा दिया था। और मुगल घुड़सवार जो थे उसी किनारे पर अपना मुख खट्टा किए पीछे लौट आए। बहुत अच्छा लग रहा है प्यारे बच्चों, आपका सहयोग, आपका यह प्यार हमें और मोटिवेशन दे रहा है। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, विभिन्न संस्कृतियों के मिलन की तुलना किससे की गई है? विभिन्न संस्कृतियों के मिलन की तुलना किससे की गई है? विभिन्न संस्कृति, इसको तो मैंने प्यारे बच्चों पढ़ा दिया है, इसको पढ़ना है। रेखांकित अंश की व्याख्या ये वाला यहाँ आ जाइए। समन्वयित जीवन ही राष्ट्र का सुखदायी रूप है। समन्वय का मतलब होता है प्यारे बच्चों मेल मिलाप। जैसे हम अपने परिवार में माता पिता से मिले रहते हैं, भाई बहन से मिले रहते हैं, जैसे माता का सुख बच्चे से होता है तो उसको हम वात्सल्य सुख करते हैं। एक माता अपने बच्चे को मारती है लेकिन उसको फिर अपने गले से लगा लेती है। वही यहाँ पर क्या बताया गया है प्यारे बच्चों, इस समन्वयित जीवन ही राष्ट्र का सुखदायी रूप है। यानी कि अगर हमारा राष्ट्र समन्वित होगा, हमारा राष्ट्र विकास करेगा, हमारा राष्ट्र ग्रोथ करेगा, हमारे राष्ट्र की शिक्षा का स्तर अधिक होगा तो हमारा राष्ट्र आगे बढ़ेगा। और जब हम शिक्षित होंगे तो हमारे बच्चे शिक्षित होंगे, हमारा परिवार शिक्षित होगा, और हमारा परिवार शिक्षित होगा तो हमारा समाज शिक्षित होगा, हमारा विकास खंड शिक्षित होगा, हमारा जिला शिक्षित होगा और कई जिले मिलकर के एक प्रांत बनते हैं, हमारा प्रदेश शिक्षित होगा। प्यारे बच्चों वही है कि समन्वयित जीवन राष्ट्र का सुखदायी रूप है। तो राष्ट्र का सुखदायी रूप से हमने बता दिया कि हम शिक्षित होंगे, हमारे बच्चे शिक्षित होंगे, हमारे बच्चे शिक्षित होंगे तो हमारा परिवार शिक्षित होगा, हमारा परिवार शिक्षित होगा तो हमारा समाज शिक्षित, हमारा समाज शिक्षित होगा तो हमारा विकास खंड शिक्षित होगा, हमारा विकास खंड शिक्षित हुआ तो कई विकास खंड मिल करके एक जिला बनते हैं। जब जिला शिक्षित हुआ तो कई जिला मिलकर के एक प्रदेश बनता है और कई प्रदेश मिलकर के एक राष्ट्र का निर्माण करते हैं। प्यारे बच्चों इस प्रकार से आपको पढ़ना है। मैं एक एक शब्द का तोड़ तोड़ की व्याख्या बता रहा हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं प्यारे बच्चों। आपकी इच्छा हो वीडियो को पढ़ो, नहीं स्किप करके चले जाओ, कोई इच्छा नहीं है। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं एक ही बच्चे पढ़ेंगे, दो बच्चे पढ़ेंगे, लेकिन प्यारे बच्चों बार बार कमेंट मत करिए। अगला प्रश्न है हमारा, उपर्युक्त पाठ का शीर्षक एवं लेखक का नाम। पाठ का शीर्षक यहाँ पर दिया गया है। पाठ का शीर्षक आप इसको पढ़ेंगे, पृथ्वी के विशाल प्रांगण में सब जातियों के लिए समान क्षेत्र है। तो जो पृथ्वी का जो विशाल प्रांगण है इसका शीर्षक हो गया है। तो पाठ का शीर्षक, ये पाठ का शीर्षक हो गया और लेखक बहादुर सावंतवाल हो गए। बच्चों इसको पढ़ लेना। धरती माँ की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं जिसके कारण वह वसुंधरा कहलाती है। आगे इसकी व्याख्या भी कर दे रहे हैं क्योंकि आगे वहाँ पूछेगा कि रेखांकित अक्षर की व्याख्या करिए, तो उसकी व्याख्या भी कर दे रहे हैं क्योंकि आगे पेज भी पलटना है। उससे कौन परिचित ना होना चाहेगा, कहने का मतलब है प्यारे बच्चों कि जो धरती माँ की कोख जिस प्रकार की हम सभी का जन्म अपनी माता की कोख से हुआ है ना, हम सभी लोगों का जन्म अपनी माता की कोख से हुआ है। वैसे हमारी धरती माता है जो हमारी वसुंधरा है, अपने अंदर अमूल्य निधियों को भरे हुए हैं। अमूल्य निधियां कौन कौन सी हैं प्यारे बच्चों? इसी पृथ्वी के अंदर हीरा भी पैदा होता है, पन्ना भी पैदा होता है, कोयला भी पैदा होता है, सोना भी पैदा होता है, गेहूं चावल गन्ना, खाने की जितनी सारी वस्तुएं हैं सभी सभी अमूल्य निधियां यह वसुंधरा है पृथ्वी अपने अंदर समाई हुई है, अपने अंदर इकट्ठा किए हुए है, जिसके कारण वह वसुंधरा कहलाती है। वसुंधरा वसुंधरा
सु माने सुंदर, हमारी पृथ्वी बहुत ही सुंदर है, क्योंकि अपने अंदर सभी चीज़ों को समाहित किए हुए, जहाँ हम चाहे खेती कर लें, पेड़ लगा लें, चाहे गन्ना पैदा करें, चाहे मिर्च पैदा करें, चाहे कड़वा सामान पैदा करें, चाहे मीठा सामान पैदा करें, पृथ्वी से ही कोयला निकलता है, पृथ्वी से ही पहाड़ है, पर्वत है, नदियाँ हैं, सरोवर है, समुद्र है, बहुत सारी चीजें प्यारे बच्चों इस पृथ्वी पर अपने अंदर अमूल्य निधियों को संजोए हुए है, और हम सभी उसका उपभोग कर रहे हैं। अगर यह पृथ्वी हमारी इन अमूल्य निधियों का उपभोग करने से मना कर दे तो हम इस पृथ्वी पर एक पल भी जीवित नहीं रह सकते हैं प्यारे बच्चों। ऑक्सीजन और पानी हमको निःशुल्क मिलता है, बाकी हमको बिजली का भी पैसा देना पड़ता है प्यारे बच्चों। अगर हमको ऑक्सीजन भी देखिए, हमारी हमारी प्रकृति हम सभी लोगों को, हम सभी प्राणियों को जितना मर्जी हो ऑक्सीजन लो, किसी को मना ही नहीं है, जितना मर्जी हो जल ग्रहण करो, कोई मना ही नहीं है प्यारे बच्चों। कहीं अगर आप घूमने चले जाते हैं, होटल में खाना भी खाते हैं तो उसका आपको पैसा देना पड़ता है, लेकिन पानी पानी आपको जो 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 जल के स्रोत हैं वो आपको निःशुल्क मिले हैं, चाहे वह कुआं हो, नलकूप हो, है पंप हो, और जो हमारे सबमर्सिबल बोर हैं, यह सब निःशुल्क आपको मिले हुए हैं प्यारे बच्चों। इनका आपको कोई टैक्स देना नहीं है। इसीलिए पृथ्वी को क्या कहा गया है? अमूल्य निधियों का खजाना कहा गया है। वह अपने अंदर इन निधियों को संजोए हुए है, इन निधियों को इकट्ठा किए हुए हैं प्यारे बच्चों। अब हम आते हैं, बस प्यारे बच्चों एक पेज और बचा है, इसको भी आप अच्छे से पढ़ लीजिए और हमारा यह पाठ आज समाप्त करते हैं। फिर हम अगला पाठ प्यारे बच्चों हम अगले दिन पढ़ाएंगे। यहाँ से हम बस 15 मिनट का समय प्यारे बच्चों लगेगा। बहुत बहुत आशीर्वाद, हमारे प्यारे बच्चे ऐसे ही बने रहेंगे तो हम इसको भी पूरा कर देंगे प्यारे बच्चों। और यहाँ पर आपको प्यारे बच्चों निश्चित ही ये जो हमारे बालदेव शरण अग्रवाल हैं, इसको भी प्यारे बच्चों आपको साहित्यिक परिचय कंठस्थ कर लेना है, और इसमें से एक व्याख्या भी पूछता है। तो इस प्रकार से अगर 2 बार 3 बार आप पढ़ लोगे तो फिर आप एक शब्द पकड़ लेना तो उसकी व्याख्या भी पूरी हो जाएगी प्यारे बच्चों। हम यहाँ आ जाते हैं गद्यांश का संदर्भ आपको मैंने यथावत बता ही दिया है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के जो है राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से उद्धृत है, और इसके जो हमारे लेखक हैं वह हमारे बालदेव शरण अग्रवाल जी हैं। इन्होंने अपने इस गद्य रचना में जितने भी यहाँ के लोग हैं, संस्कृति है और यहाँ की जो पृथ्वी है उसके बारे में इन्होंने वर्णन किया है प्यारे बच्चों। इस प्रकार से आपको लिखना होगा। अगला जो हमारा है प्यारे बच्चों, धरती माँ को वसुंधरा क्यों कहते हैं? यहाँ देखिए इस क्वेश्चन को, प्यारे बच्चों देखिए, धरती माँ को वसुंधरा क्यों कहते हैं? क्योंकि धरती माँ सु माने होता है सुंदर, अपने अंदर बहुत सारी चीजों को समाहित किए हुए, चाहे वह नदियाँ हो, सरोवर हो, नाला हो, तालाब हो, हैं, चाहे वह पहाड़ हो, पर्वत हो, सोने की खान हो, कोयला की खान हो, यहाँ पर जितने भी सारे हम लोग जन है, जितने भी जीव हैं, चाहे वह सजीव हो चाहे वह निर्जीव हो, सबको अपने अंदर प्यारे बच्चों समाहित किए हुए हैं। इसीलिए हम धरती माँ को वसुंधरा कहते हैं, क्योंकि जो हमारी वसुंधरा है, जो हमारी पृथ्वी है, चाहे वह किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का, किसी भी संप्रदाय का, सबको अपने अंदर समाये हुए हैं, और सबको निःशुल्क या हमारी प्रकृति ऑक्सीजन और जो जल सबको निःशुल्क प्रदान करती है, कोई उसका मूल्य नहीं देना है प्यारे बच्चों। तो अगला हमारा प्रश्न है प्यारे बच्चों, किसने पृथ्वी की देह को सजाया है? किसने पृथ्वी की देह को सजाया है? पृथ्वी की देह को इस प्रकृति ने सजाया है, यहाँ के लोगों ने सजाया है प्यारे बच्चों। ऐसे इसका लिखना प्रश्न, किसने पृथ्वी की देह को सजाया है? पृथ्वी की देह पे, देह माने होता है शरीर, पृथ्वी की शरीर को यहाँ के लोगों ने सजाया है। यहाँ के जो जो संस्कृति है, जो रीति रिवाज है, जो परंपराएं हैं और जो प्रकृति है, उसको इसने सजाया है। भाई हम लोग यहाँ प्यारे बच्चों रहते हैं, साफ सफाई करते हैं, अच्छा सा मकान लगाते हैं, चलो ठीक है भाई, एक अपना पेड़ पौधा लगा लो, उससे क्या होगा, हमको गर्मियों के समय में छाया प्रदान होगी, और ठंडियों में क्या होगा, ठीक है, गर्मियों में हम उसके नीचे अपना चारपाई वगैरह डाल करके विश्राम करते हैं। तो वही चीजें हैं प्यारे बच्चों। तो पृथ्वी क्या है, यहाँ पर जो हमारा प्रश्न है क्या है कि किसने, यानी कि हम सभी यहाँ के जो जन है और जो हमारी प्रकृति है, उसी ने पृथ्वी के शरीर को सजाया हुआ है। आर्थिक विकास के लिए क्या आवश्यक है? आर्थिक विकास के लिए
शिक्षित होना जरूरी है प्यारे बच्चों। अगर हम शिक्षित होंगे आर्थिक विकास के लिए, यानी कि जो अर्थ अर्थ हमारे पास तभी आएगा जब हम शिक्षित होंगे ना। तो भाई हम काम तो तभी कर सकते हैं जब हम शिक्षित होंगे, जब हमारे अंदर बुद्धि होगा, विवेक होगा। पहले जैसे हम लोग पढ़ा रहे हैं, तो अगर कुछ बुद्धि विवेक होगा तभी तो आप बोल पाएंगे, नहीं कब तक ऐसे नकल को ऐसे इधर उधर झांकने से व्याख्या नहीं होगी प्यारे बच्चों। अगर कोई सोचे कि हम गाइड से या अन्य चीजों से पढ़ करके हम चीजों को बोल दें, तो वो उस प्रकार से प्यारे बच्चों बोल ही नहीं पाएगा। तो कहने का मतलब है प्यारे बच्चों कि परिश्रम जरूरी है आर्थिक विकास के लिए। क्या आवश्यक है? आर्थिक विकास के लिए प्यारे बच्चों परिश्रम जरूरी है, शिक्षित होना जरूरी है। जब हम शिक्षित होंगे तो चाहे हम प्राइवेट काम करें या सरकारी काम करें, निश्चित ही उसको हम तन्मयता के साथ, लगन के साथ, परिश्रम के साथ, रुचि के साथ करेंगे, तो उससे हमारा क्या होगा? विकास होगा। अमूल्य निधियां कहाँ भरी पड़ी हैं? अमूल्य निधियां हमारी इस वसुंधरा पर भरी पड़ी हैं। अमूल्य निधियां कहाँ भरी पड़ी हैं? अमूल्य निधियां हमारी इस वसुंधरा, हमारी इस पृथ्वी पर भरी हुई पड़ी हैं। नदियों ने किससे पृथ्वी की देह को सजाया है? नदियों ने किससे पृथ्वी की देह को सजाया है? नदियों ने प्रकृति की गोद से, प्रकृति के सुंदर रूप से, नदियों ने प्रकृति से पृथ्वी को देह को सजाया है। जो नदियां होती हैं, जो नदियों के किनारे पर हमारे अच्छे अच्छे पेड़ हैं, पौधे हैं, वह सब उसमें बिल्कुल ऐसे झूलते हुए, बिल्कुल जिससे वहां कहा नहीं गया है, जो कालिंदी कुल कदम की डार, जो कदम के वृक्ष हैं नदियों यमुना के किनारे पर झुके हुए इस प्रकार से सुंदर और सुशोभित लग रहे हैं, उसकी शोभा को बढ़ा रहे हैं। वहां जब आप प्यारे बच्चे पढ़ोगे भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो पहला पाठ है यमुना छवि, तो वहां लिखा गया है ना कि कालिंदी कुल कदम्ब की डाल, जो कदम के वृक्ष हैं नदियों के किनारे पर झुके हुए इस प्रकार से सुंदर और मनोहारी लग रहे हैं। जैसे लग रहा है यमुना की शोभा को बढ़ाने के लिए या यमुना के जल के स्पर्श को पाने के लिए बिल्कुल झुके हुए चले जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र से भी आपको ला करके यहाँ जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? कि नदियों ने किससे पृथ्वी की देह को सजाया है? नदियों ने प्रकृति से और सुंदर पेड़ पौधों से इस पृथ्वी की देह को सजाया है। ठीक है। अभ्युदय और पोषण शब्दों का अर्थ लिखे। अभ्युदय माने होता है अरे बच्चों उत्पन्न होना, अभी हमारा उपसर्ग है, यानी कि अभ्युदय, इसका जिसका उदय हो चुका हो, जिसका पहले उदय हो चुका हो। और पोषण का मतलब होता है जो हमारा पोषण करे, यानी कि अच्छा पौष्टिक, जो अ, जो शरीर के लिए पोषक तत्व प्यारे बच्चे जरूरी होते हैं, जो शरीर के लिए जैसे हमारे विटामिन हैं, जो हमारे प्रोटीन्स हैं, वो हमारे पोषक तत्व हैं, वह शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। तो अभ्युदय का मतलब होता है जिसका जन्म पहले हो चुका हो, और पोषण का मतलब है जो हमारे विटामिन हैं, जो हमारे मिनरल्स हैं, वो हम कहते हैं पोषण। अगला है प्यारे बच्चों, इसको पढ़ लीजिएगा, इसको इस गद्यांश को प्यारे बच्चों 3 बार पढ़ लीजिएगा, और इसका हम एक्सप्लेन आपको बता दे रहे हैं, क्योंकि इसके बाद जो है फिर हम पाठ को समाप्त करेंगे और लगभग हमारे इसमें से चीजें समाप्त भी हो जाएंगी। गद्यांश हमने प्यारे बच्चों बता ही दिया है। रेखांकित अंश की व्याख्या यहाँ आ जाइए। यद्यपि यद्यपि ब्रह्मारूप की दृष्टि से संस्कृत है, यद्यपि बाह्य यानी कि बाह्य रूप की दृष्टि से संस्कृत है, वह प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और उससे आनंदित होता है। इस प्रकार की उदार भावना ही विविध जनों से बने हुए राष्ट्र के लिए स्वास्थ्य है। इसका प्यारे बच्चों किस प्रकार से आप लिखोगे, अंश की व्याख्या मैं बता रहा हूँ। यानी कि बाहरी रूप से अगर हम प्रत्यक्ष और बाहरी रूप से देखें, तो जो हमारी संस्कृति के जो बाहरी लक्षण है वो अनेक रूपों में दिखाई पड़ते हैं। प्यारे बच्चों, जो हमारी संस्कृति है वो अनेक रूपों में दिखाई पड़ते हैं। ऐसे बहुत रूप, जैसे यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं, चाहे वह गरीब हो, अमीर हो, छोटे हो, बड़े हो, तो उसका अनेक बाहरी रूप से तो लक्षण दिखाई पड़ता है। जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि ये बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं। भाई जो बाहरी लक्षण है, जैसे मान लीजिए कोई लंबा आदमी है, कोई गोरा आदमी है, कोई छोटा आदमी है, कोई अगर गरीब है तो फटे पुराने कपड़े पहने रहेगा प्यारे बच्चों। कोई अगर मान लीजिए पैसे से, धन से, उपकरण से, गाड़ी मोटर से मजबूत है, उसके पास 4 पहिया वाहन होंगे, अच्छे अच्छे वस्त्रों को खाएगा, उसका चेहरा चमकता रहेगा, उसको पीने के लिए दूध मिलता है, घी मिलता है। तो वही चीजें आप प्यारे बच्चों बताया गया है कि एक बाहरी लक्षण अनेक रूप में दिखाई पड़ते हैं, लेकिन वो दिखाई कहाँ पड़ेंगे? लोगों के दिखाई पड़ेंगे। और कुछ आंतरिक आनंद की दृष्टि से उसमें एक सूत्रता है। आंतरिक आनंद की दृष्टि से जैसे हम सभी इस राष्ट्र के नागरिक हैं, भारत माता की जय सभी लोग बोलते हैं, यहाँ पर जितने भी राष्ट्रवादी हैं सभी लोग राष्ट्र का गान करते हैं, वंदे मातरम करते हैं। तो उसमें हम एक सूत्रता में बने हैं, यानी कि वह हमारा एक सूत्र है, एक मोटो है, जिसको हम मोटो कहते हैं प्यारे बच्चों।
यहाँ पर कहा गया है कि किंतु आंतरिक आनंद की दृष्टि से, यानी कि आंतरिक आनंद की दृष्टि से उस आनंद के रसास्वादन को पाने के लिए हम आंतरिक दृष्टि से एक सूत्र में बने हैं। जैसे हम लोग राष्ट्रगान को पढ़ते हैं या 15 अगस्त को, 26 जनवरी को जब राष्ट्रगान पढ़ते हैं तो उस समय हम एक सूत्र में बने रहते हैं और एक ही राष्ट्रगान का, चाहे वह किसी भी जाति, चाहे वह किसी भी संप्रदाय का हो, एक मोटो का होता है राष्ट्रगान या फिर वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, वही है, उसमें एक सूत्रता होती है, एक ही सूत्र बंधन में बने रहते हैं। अगला है हमारा, सहृदय व्यक्ति किसी स्वीकार करके प्रसन्नचित्त होता है। सहृदय व्यक्ति, जिसके हृदय में प्यारे बच्चों सहजता हो, विनम्रता हो, कोमलता, उसको सहृदय, जिसका हृदय कोमल हो, जिसका हृदय कोमल हो, जिसका हृदय गुण से, विवेक से, बुद्धि से भरा हो, उसको कहते हैं सहृदय व्यक्ति। किसे स्वीकार करके प्रसन्नचित्त होता है? सहृदय व्यक्ति ज्ञानी व्यक्ति को, अपने समान ज्ञानी विवेकशील व्यक्ति को पा करके गुण का अनुभव करता है, यानी कि संतोष का अनुभव करता है। प्यारे बच्चों, सहृदय व्यक्ति जो होता है, जो सहृदय व्यक्ति होता है, वो अपने समान क्या करेगा? वो ज्ञानी व्यक्ति को या फिर गुणवान व्यक्ति को पा करके ही अपने समान वह आनंद को प्राप्त करता है। अगला है प्यारे बच्चों, यहाँ पर राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भाव को किन किन रूपों में व्यक्त करते हैं। राष्ट्रीय जन, यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं, यहाँ पर जो रहने वाले लोग, इस पृथ्वी पर जितने भी रहने वाले लोग हैं, अपने अपने मानसिक भावों को किन किन रूपों में व्यक्त करते हैं। यानी कि इस पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी लोग हैं, अपने मानसिक भाव का मतलब यह हुआ कि जो उनके विचार होते हैं, चाहे वह सोच विचार हो, चाहे वह जो भी चीजें हो, वो अपने भाव को अलग अलग रूपों में, जैसे मान लीजिए कोई ज्ञान है तो ज्ञान की बातें बताएगा, कोई कुकर्मी है तो कुकर्म की चीजें बताएगा, कोई अज्ञानी है तो अज्ञान की, कोई अगर नशा कर रहा है तो नशा की चीजें बताएगा। वही प्यारे बच्चों यहाँ पर बताया गया है, राष्ट्रीय जन अपने मनोभाव को, यानी मनोभाव का मतलब हुआ मन के अंदर जो उद्गार पैदा होता है, मन के अंदर जो भाव पैदा होते हैं, वह उसी रूपों में ही तो बताएगा। से प्यारे बच्चों, अगर हम हिंदी पढ़ा रहे हैं तो आपको हिंदी के बारे में ही हम आपको पढ़ा सकते हैं, हमको भाई फिजिक्स केमिस्ट्री तो आएगा नहीं। तो वही है, जो मन के उद्गार है, जो उद्गार हमारे अंदर है, हम उसी उद्गार को प्यारे बच्चों आपको हम ट्रांसफर कर रहे हैं, आपको हम बता रहे हैं। वही राष्ट्रीय जन अपने मनोभाव को किन किन रूपों में प्रकट करते हैं। जो यहाँ पर रहने वाले लोग हैं भाई, जब हमारे अंदर ज्ञान की चीजें हैं तो आपको हम ज्ञान की बातें बताएंगे, जब हमारे अंदर नशा की चीजें होंगी तो नशा की चीजों को बताएंगे, और जो कुकर्म की चीजें, कुकर्म की चीजों को बताएंगे। तो व्यक्ति को वैसे लोगों का साथ भी मिल जाता है, व्यक्ति को ऐसे लोगों का साथ भी, जो नशेड़ी हैं उनको नशा वाले लोग मिलेंगे, जो ज्ञानी है उनको ज्ञानी पुरुषों का साथ मिलता है, जो बिजनेस करने वाले वो बिजनेस लोगों का साथ करते हैं, जो राजनीति से जुड़े वो राजनीति वाले लोगों का साथ करते हैं, जो विद्यार्थी हैं वो बड़ा अच्छा विद्यार्थी ढूंढेंगे। हाँ प्यारे बच्चों, तो आते हैं हम अगले प्रश्न पर। प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को कौन स्वीकार करता है? प्रत्येक संस्कृति, जो हमारी संस्कृति है, जैसे कि हमने पहले आपको बता दिया प्यारे बच्चे, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे रीति रिवाज, जो हमारी परंपरा है, उसके आनंद को कौन स्वीकार करता है? अरे जो यहाँ पर रहने वाले जन है, जो यहाँ पर रहने वाले लोग हैं, वही तो इसको स्वीकार करते हैं भाई। अब जैसे हमारे बच्चों का जन्म हुआ, तो जो हमारी संस्कृति है, जो जिस प्रकार से हम बोली भाषा, जिस वातावरण में रह रहे हैं, वही वातावरण को हमारे बच्चे भी सीखेंगे, वही वातावरण को हमारे बच्चे भी बोलेंगे। अगर हमारे अंदर कुत्सित विचार होंगे प्यारे बच्चों, गलत विचार होंगे, तो हमारे बच्चे भी वैसा सीखेंगे। अगर हमारे अंदर ईमानदारी का भाव है कि बेटा किसी का 1 रुपये चुराना मत, ईमानदारी का भाव हमेशा रखना प्यारे बच्चों। कभी भी कितनी भी तुमको तकलीफ पड़े, कभी भी अपने अंदर ईमानदारी का भाव रखना। 1 रुपये की बेईमानी जीवन में नहीं करोगे, हमेशा तुम खुश रहोगे, मेरा आशीर्वाद है, ये मेरा वचन है प्यारे बच्चों। जीवन में तुम कभी भी दुखी नहीं रहोगे। लेकिन प्यारे बच्चों, ईमानदारी को मत छोड़ना। ईमानदारी में प्यारे बच्चों तकलीफ तो होती है, कहा भी गया है कि सत्य परेशान होता है लेकिन पराजित नहीं होता प्यारे बच्चों। सत्य, जो चीजें सत्य हैं, परेशान तो होता है, लोग परेशान करेंगे, घर के लोग, बाहर के लोग। अगर आज हम परिश्रम कर रहे हैं, अरे बच्चों सफल नहीं हो रहे हैं, तो लोग हमारा हंसी उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे, तब तक जब तक हम सफल नहीं होंगे। जिस दिन हम सफल हो जाएंगे ना, ऐसे हमारे चारों तरफ आगे ऐसे घूमने लगेंगे,
मराने लगेंगे, भैया हमको भी दे दो यार कुछ पैसा, हमारा भी काम हो जाए। तो प्यारे बच्चों, जीवन में हमेशा परिश्रम करना, और वह परिश्रम ईमानदारी से होना चाहिए। वही प्यारे बच्चों यहाँ पर बताया गया है। कहाँ थे, किस क्वेश्चन पर प्यारे बच्चों? प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को कौन स्वीकार करता है? प्रत्येक यानी कि जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे रीति रिवाज है, जो हमारी परंपरा है, उसको स्वीकार करने के लिए जो हमारे यहाँ के जन हैं, चाहे वह स्त्री हो, चाहे वह पुरुष हो, चाहे वह छोटे जीव हो, बड़े जीव हो, सब इसको ग्रहण करने को स्वीकार करते हैं। विश्वव्यापी और आंतरिक आनंद का क्या अर्थ है? विश्वव्यापी का मतलब जो हमारी विश्वव्यापी, जो हम एक देश से दूसरे देश में हम आयात करते हैं, निर्यात करते हैं, चीजों को मंगाते भी हैं। जब हम चीजों को मंगाते हैं तो उसको आयात करते हैं। जब हम यहाँ की उत्पन्न चीजों को दूसरे देशों में भेजते हैं, अरे बच्चों, उसको निर्यात कहते हैं। तो विश्वव्यापी और आंतरिक आनंद का क्या अर्थ है? यानी कि आंतरिक आनंद का मतलब है जब हम अपने अंदर हम अच्छे अच्छे ज्ञान को भरे रहेंगे, अच्छे अच्छे बुद्धि विवेक को भरे रहेंगे, तो बच्चों हमारा आंतरिक आनंद होता है। और आंतरिक आनंद से रसानुभूति प्राप्त होती है, यानी कि रस की अनुभूति होती है। आंतरिक आनंद से प्यारे बच्चों रस की अनुभूति होती है। उस रस की अनुभूति से ही हम अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। मेरे मित्रों, मेरे बहने भाइयों, आप इस चैनल पर इतनी देर तक बने हैं, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। बस एक पैराग्राफ और रह गया है प्यारे बच्चों, हम इसको भी पढ़ा देते हैं। गद्यांश के पाठ का शीर्षक जैसे कि आपको बता ही दिया गया है प्रस्तुत। गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के राष्ट्र का स्वरगुण नामक पाठ से उद्धृत है या फिर अवतरित है। लिया गया है प्यारे बच्चों, मत लिखना, क्योंकि लिया गया जो शब्द है ना, वो थोड़ा सा ओल्ड होता है। जो कक्षा 7 और 8 के लेवल के बच्चे होते हैं वो बच्चे लिखते हैं। यहाँ आप इंटर लेवल के परीक्षार्थी हैं, कक्षा 10 लेवल के परीक्षार्थी हैं प्यारे बच्चों, वो ऐसे लिखना, क्योंकि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से अवतरित है या फिर उद्धृत है। ऐसे शब्दों को लिखोगे ना, परीक्षक के मन मस्तिष्क पर एक छाप पड़ती है कि बच्चे ने अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग किया है प्यारे बच्चों। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं, किस दृष्टिभित्त पर राष्ट्र का भवन तैयार किया जा सकता है? किस दृष्टिभित्त पर, यानी कि जो यहाँ पर जन है, जो यहाँ पर रहने वाले लोग हैं और जो यहाँ की संस्कृति है, उसी पर राष्ट्र का भवन तैयार किया जा सकता है प्यारे बच्चों। जैसे मान लीजिए, जब हमारे यहाँ के जो जन है, जो यहाँ के हमारे प्यारे बच्चों लोग हैं, जो यहाँ पर हमारे लोग हैं, जब वह बुद्धिमान होंगे, संघर्ष करने वाले होंगे, परिश्रमी होंगे, जो हमारी यहाँ की संस्कृति है, वह संस्कृति बिल्कुल बिल्कुल वह चीजों से, इन सारी चीजों से जब लैस होगी है, तभी हम क्या होता है, राष्ट्र का जो भवन है वह निर्माण किया जा सकता है। प्यारे बच्चों, हम अपने छोटे छोटे बच्चों को सबसे पहले अच्छे स्कूलों में पढ़ाने की कोशिश करते हैं कि बच्चे हमारे छोटी उम्र में 6 साल मतलब 10 साल 11 साल तक जब अच्छे से पढ़ लेंगे, बाद में जब और बड़े हो जाएंगे तो अपने आप ही उनके अंदर सुधार आ जाता है। और जब बच्चे छोटी अवस्था में ही बिगड़ जाते हैं तो प्यारे बच्चों बाद में उनको सुधारना बहुत कठिन होता है। तो प्यारे बच्चों, जो भी हमारे अभिभावक शिक्षक बंधु और जो भी हमारे प्रधानाचार्य बंधु इस चैनल पर जुड़े हुए हैं, वह अपने बच्चों को 10 से 11 साल तक बहुत ही उनको तल्लीनता के साथ उनके साथ प्यारे बच्चों लगा रहना पड़ता है। और उनके एक एक टाइम को, एक एक मिनट को देखना रहता पड़ता है कि हमारे बच्चे कहाँ पर किस तरह से तैयारी कर रहे हैं, कहाँ घूम रहे हैं, कहाँ खेल रहे हैं, किन लोगों के साथ, इनकी गलत लोगों का साथ उनको न पड़ने पाए। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया है कि किस दृष्टिभित्त पर राष्ट्र का भवन तैयार किया जा सकता है। किस दृष्टिभित्त पर, यानी कि जो दृढ़ भित्ति है, जो हमारी अर्थव्यवस्था की दृढ़ भित्ति है, जिस आधार पर हम जिस इस पृथ्वी पर बैठे हुए हैं, जो यहाँ के जन है, जो यहाँ की संस्कृति है, उसी पर हम इस राष्ट्र के भवन का निर्माण कर सकते हैं। इस मर्यादा को मानकर राष्ट्र के प्रति मनुष्य के कर्तव्य और अधिकारों का उदय होता है। इस मर्यादा को मानकर, जो हमारी मर्यादा है, हम अपनी मर्यादा की सीमा को नहीं तोड़ना चाहिए। जो हमारी मर्यादा है, जैसे प्यारे बच्चों, आपको माता पिता विद्यालय भेजते हैं, इस मर्यादा के साथ भेजते हैं कि बच्चे हमारे स्कूल जा रहे हैं और स्कूल में पढ़ने के बाद सीधे अपने घर को फिर दोबारा वापस आएंगे, तो वह आपकी मर्यादा है। आपको प्यारे बच्चों उस मर्यादा की सीमा को नहीं तोड़ना है। जैसे सीता माता ने मर्यादा की सीमा को प्यारे बच्चों तोड़ा था और लक्ष्मण का कहना नहीं माना, उन्होंने मर्यादा की सीमा को तोड़ा और उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। जैसे ही मर्यादा की सीमा को तोड़ा, उनको जो
कुकर्मी रावण था अपने पुष्पक विमान में बैठा करके फिर लंका लेके चला गया। तो प्यारे बच्चों, किस मर्यादा को मानकर, जो हमारी मर्यादा है, जो माता पिता का सम्मान है, उसको हमको बचा के रखना है। अपने माता पिता के स्वाभिमान को कभी भी प्यारे बच्चों बिल्कुल डिगने मत देना, क्योंकि जो आपका सम्मान मान सम्मान है, तुम्हारे ही मान सम्मान पर माता पिता का भी मान सम्मान दिखा रहता है। और जो माता पिता का जो अभिमान है, जो उनका जो उनका संतोष है, आपके ही कार्यों पर निर्भर करता है। मनुष्य के प्रति मनुष्यों के कर्तव्य और अधिकारों का उदय होता है। प्यारे बच्चों, जो भी हम कर्तव्य करेंगे, जो भी हम परिश्रम करेंगे, वह उन अधिकारों का उदय और का कर्तव्य हम लोगों का यहाँ कर्तव्य बनता है। हम लोगों के यहाँ भाई जो हमारा अधिकार है, हम अपने अधिकार क्षेत्र में रह करके अपने कर्तव्यों का पालन करें, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें और उस मर्यादा को हम बनाए रखें। इसे पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकार है। अरे पृथ्वी के वरदानों में एक वरदान स्वरूप है। ये जो पृथ्वी ने इस प्रकृति ने हमको वरदान स्वरूप ही तो प्यारे बच्चों प्रदान किया है। जो प्रकृति का नेचुरल रूप है, चाहे वह हमारा ऑक्सीजन हो, जो जल के स्रोत हैं, नदियां हैं, सरोवर हैं, पहाड़ है, पर्वत है, या प्यारे बच्चों हमको वरदान स्वरूप ही तो प्राप्त किया है इस पृथ्वी ने। हैं? इस पृथ्वी ने हमको वरदान स्वरूप ही प्राप्त किया है। प्यारे बच्चों, क्या प्रदान किया है? इसे पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकार है। अरे जो प्रकृति ने हमको निःशुल्क वरदान स्वरूप प्रदान किया है, कौन कौन से वरदान स्वरूप है? जैसे हम सांस ले रहे हैं, ये वरदान स्वरूप है। ठीक है, पेड़ पौधे हैं, हमारे प्रकृति की जो पेड़ पौधे हैं वो भी हमारे वरदान स्वरूप हैं। हमको उनसे निःशुल्क फल की प्राप्ति होती। जो हमारी नदियां हैं, सरोवर हैं, जलाशय हैं, समुद्र हैं, यह सब हमें वरदान स्वरूप मिला है और इस सब में हमारा भाग लेने का अधिकार है। अब गंगा जी हम जाते हैं प्यारे बच्चों, गंगा स्नान करने जाते हैं, हमको कोई मना थोड़ी करता है कि भैया आप 5 बुड्डी मारो, आप 6 बुड्डी मारो। अरे जितना देर मर्जी हो नहाओ, 1 घंटा नहाओ, 2 घंटा नहाओ, 3 घंटा नहाओ, या वहीं पर अपना उसी में बैठे रहो। तो कहने का मतलब है प्यारे बच्चों, पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकार सबको है, चाहे वह किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ण का हो। हैं? जो पृथ्वी ने हमको वरदान स्वरूप निःशुल्क चीजें प्रदान की हैं, उसमें भाग लेने का अधिकार प्रत्येक लोग का है, प्रत्येक जन का है। किसी भी वह चाहे वह मेल हो, चाहे वह फीमेल हो, चाहे वह किसी भी जाति का हो, चाहे वह किसी संप्रदाय का हो, वह जो प्रकृति ने हमको वरदान स्वरूप चीजें, इस उपहार स्वरूप चीजों को दिया है, उसमें भाग लेने का अधिकार, उसमें सम्मिलित होने का अधिकार हर नागरिक का है। प्यारे बच्चों, थोड़ी सी व्याख्या हमारी बड़ी जरूर हो रही है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं प्यारे बच्चों कि आपको हम पूरा 100% देने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कहीं भी त्रुटियां हो, कहीं भी गलतियां हुई हो, प्यारे बच्चों कमेंट के माध्यम से जरूर हमको लिखना, ताकि हम अगले वीडियो में और मोटिवेशन के साथ प्यारे बच्चों आ सकें। और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे, लाइक करना प्यारे बच्चों, सब्सक्राइब करना, ताकि हमारा वीडियो आपको सही टाइम पर फिर मिल जाएगा। पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य क्या है? क्या बात कहा है यहाँ पर, पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य क्या है? भाई पुत्र का स्वाभाविक, चाहे वह पुत्र हो, चाहे वह पुत्री हो, सबका स्वाभाविक कर्तव्य होता है कि अपने माता पिता के मान सम्मान को बचाए रखें, अच्छी शिक्षा ग्रहण करें, अपने माता पिता, अपने भाई बहन, अपने परिवार का नाम रोशन करें। हैं? ऐसे कार्यों को न किया जाए प्यारे बच्चों कि जिससे हमारे माता पिता समाज में लज्जित हो सकें। अब देख लीजिए प्यारे बच्चों, कुछ हमारी जो बहनें हैं, कुछ हमारी जो बेटियां हैं, माता पिता के बिना आज्ञा की अनुमति से ही जो अपना जीवन साथी बना लेती हैं प्यारे बच्चों, वो बिल्कुल गलत निर्णय है। ऐसा ऐसा जीवन साथी 100 में से 1% ही चलता है, बाकी 99% प्यारे बच्चों शोषण करने के बाद वह छोड़ ही देते हैं और बाद में प्यारे बच्चों माता पिता को, परिवार को, समाज को लज्जित होना पड़ता है। हमारे जितने भी भाई बहन, बेटे बेटी इस हमारे वीडियो को देख रहे हैं, ऐसे कर्तव्य को, ऐसे कार्यों को बिल्कुल अपने जीवन में न उतारें, जिससे प्यारे बच्चों हमारे माता पिता को, हमारे परिवार को, हमारे बहन भाई को, हमारे बड़े लोगों को लज्जित होना पड़े और समाज के सामने अपने मुंह दिखाने के काबिल न रहें। तो हम आपसे गुजारिश करेंगे कि प्यारे बच्चों, हम इस लाइन के माध्यम से पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य क्या है, एक पुत्र का जो स्वाभाविक कर्तव्य है, वही स्वाभाविक कर्तव्य पुत्री का भी होता है। तो हम दोनों की
यानी कि जो भी हमारे प्यारे प्यारे बच्चे, जो भी हमारे प्यारे प्यारी बच्चियां इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने जीवन में प्यारे बच्चों ऐसे कदम को मत उठाना, ऐसे कदम को मत उठाना कि जिससे हमारे माता पिता, भाई बहन, हमारा समाज लज्जित हो और वह समाज में मुंह दिखाने के लायक ना रहे। बस प्यारे बच्चों, तो हम आपसे गुजारिश करेंगे, निवेदन करेंगे कि आप पढ़िए, शिक्षित होइए, अपने ज्ञान को आगे बढ़ाइए, अपने माता पिता के ठीक है, अगर कोई ऐसा उसको अच्छा घर वर चीजें मिल जाती हैं तो उसमें माता पिता की भी चाहे कुछ सलाह लेनी चाहिए। हम मना नहीं कर रहे हैं कि लव अफेयर गलत चीजें हैं, लव अफेयर अच्छी चीजें हैं, लेकिन उसमें अप्रत्यक्ष रूप से माता पिता की भी सलाह ले लेनी चाहिए। और ज्यादातर प्यारे बच्चों कोशिश करो कि जो शादी विवाह हो अपने जाति बंधन से ही जुड़ा हो, तो माता पिता वैसे भी उसमें आपका सहयोग प्रदान कर देते हैं। और जो लोग, लेकिन मेरा तो मानना है प्यारे बच्चों कि इस प्रकार के विवाह बंधन 99% विफल होते हैं, 1% ही सफल होते हैं। जैसे प्यारे बच्चों हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, हीरो और हीरोइनें होती हैं, जब तक उनके अंदर यौवनावस्था होती है, युवावस्था होती है, तब तक तो वो सफल होते हैं। और जब उनका जो जीवन होता है जैसे जैसे ढलता चला जाता है, तो बिल्कुल उगते हुए सूरज की भांति तो दिखाई पड़ते हैं, लेकिन ढलते हुए सूरज की भांति वो समाहित हो जाते हैं और उनका इतिहास में नाम स्वर्ण अक्षरों से मिट जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये जो हमारा अंतिम पैराग्राफ है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है प्यारे बच्चों, इस पे फोकस कीजिएगा। माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है। जो माता होती है, जो जन्म देती है, चाहे वह बेटी हो, चाहे वह बेटा हो, प्यारे बच्चों उसके अंदर तो प्रेम बराबर होता है? जो अपना मधुर दूध पान कराती है, ऐसा नहीं है कि पुत्र को ज्यादा दूध पिलाएगी और पुत्री को कम दूध पिलाएगी। प्यारे बच्चों, तो माँ और पिता को बिल्कुल कभी भी दुखी मत करना। जिस दिन आप माता और पिता को दुखी कर दोगे, वो फिर आपका जीवन निरर्थक हो जाएगा। आप कितना भी पूजा करो, कितना भी पाठ करो, कितने भी देव दर्शन करो प्यारे बच्चों, अगर माता पिता की आंखों से आपके प्रति, आपके भाव को देख करके, आपकी उपेक्षा को देख करके अगर उनके नेत्रों से आंसू निकल आए, तो मान के चलना कि आपका जीवन निरर्थक है प्यारे बच्चों, बेकार है। फिर आप जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकते हो। प्यारे बच्चों, अगर माता पिता को कभी भी दुख मत देना, बिल्कुल कभी दुख मत देना। अगर बहुत ज्यादा माता पिता बोलते हैं तो वहां से सुनना हो, जब तक सुन पाना सुनना, और जब सुन ना पाना तो वहां से हट जाना, जगह बदल देना। प्यारे बच्चों, माता पिता को कभी दुखी मत करना। प्यारे बच्चों, हम आते हैं अगले, बस हमारा ये लास्ट स्टेंजा है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम प्रश्न को आपको दिखा देते हैं। ये वाला प्रश्न है, थोड़ा ही बचा है प्यारे बच्चों, ये वाला प्रश्न है यहाँ। माता अपने सब पुत्रों को किस भाव से चाहती है? भाई माता अपने पुत्रों को, चाहे वह पुत्र हो चाहे वह पुत्री हो, अपने माता अपने सब पुत्रों को किस भाव से चाहती है? माता अपने सभी पुत्रों को प्रेम भाव से चाहती है कि हमारे जितने भी पुत्र हों चाहे पुत्री हों, प्रेम भाव से हमसे जुड़े रहें, हमसे बने रहें। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों कि राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें क्यों लेनी चाहिए? राष्ट्र के प्रत्येक अंग कौन कौन है? यानी कि जो अंग हमारे इस राष्ट्र में काम कर रहे हैं, चाहे वह शासन से जुड़ा हो, चाहे वह शिक्षा से जुड़ा हो, चाहे वह किसी भी कार्य से जुड़ा हो, यानी कि जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी युवा हैं, उन सबको उन सबकी सुध लेनी चाहिए, उन सबके कार्यों की हमें निगरानी करनी चाहिए प्यारे बच्चों। वही कहा गया है कि राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध, यानी कि जो जो अंग इस राष्ट्र के विकास को ग्रोथ करने में, इस राष्ट्र के विकास को बढ़ाने में लगे हुए हैं, उन सबकी निगरानी, जैसे हमारा मुख्यमंत्री होता है, पूरे प्रदेश का प्रतिनिधित्व करता है। जो हमारा प्यारे बच्चों डीएम होता है, वो जिले भर का प्रतिनिधित्व करता है। जो हमारा तहसीलदार होता है, वो तहसील का प्रतिनिधित्व करता है। प्यारे बच्चों, जो हमारे थाना होते हैं, वो 10 से 12 गांव या 15 गांव का प्रतिनिधित्व करते हैं। उसी प्रकार से हमें भी अपने माता पिता के कार्यों को, हमें भी अपने माता पिता के मान सम्मान को, उनका प्रतिनिधित्व कराने का हमारा यह कर्तव्य है। वही प्यारे बच्चों यहाँ कहा गया है कि राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें क्यों लेनी चाहिए? जब राष्ट्र, भाई जैसे एक राजा होता है प्यारे बच्चों, जब एक राजा अपनी प्रजा की देख रेख नहीं करेगा तो फिर वह राजा दोबारा अपनी गद्दी पर आसीन ही नहीं हो पाएगा। भाई एक राजा है,
जब वह राजा, उस राजा से प्रजा दुखी रहेगी, प्रजा को कष्ट होगा, प्रजा से समय से चीजें उपलब्ध नहीं हो पाएंगी, जैसे सड़क है, शौचालय है और जो सार्वजनिक चीजें हैं, बड़े बड़े विद्यालय हैं, दवा की सुविधा है, जब उन राजाओं से उनको समय पर नहीं मिलेगा तो वह प्रजा के प्यारे बच्चों असंतुष्ट हो जाती है और बाद में उसी राजा को अपनी गद्दी से उतरना पड़ता है। इसीलिए प्यारे बच्चों देखिए, हमारे प्रदेश में 5 वर्ष पर चुनाव होते हैं। अगर हमारी सरकारें हमारी जनता के अनुकूल कार्यों को नहीं करती हैं तो फिर जनता उनको दोबारा कुर्सी पर बैठने की अनुमति नहीं देती है। यह प्रजातंत्र है। यहाँ का जो तंत्र चलता है वो प्रजा से चलता है, यानी कि एक एक जनता से चलता है, एक एक वोट से चलता है। और उसके लिए जो बड़े बड़े राजनीतिज्ञ होते हैं, जो बड़े बड़े जो राजनेता होते हैं, अब देखिए प्यारे बच्चों किस प्रकार से वो बरसाती मेढक की तरह राजनीति में उतराते हैं, रोने लगते हैं, पांव पड़ जाते हैं और जब वो जीत जाते हैं तो फिर दोबारा वहां पर दिखाई नहीं पड़ते उस विधानसभा में हैं। अगर वो विधायक बन गए, सांसद बन गए तो जब तक तो नहीं बने तुम्हारे पैरों पे नाक रगड़ देंगे, पैसा जितनी जरूरत है उतना दे देंगे। जैसे ही प्यारे बच्चों को वह गद्दी मिल जाती है, वह कुर्सी मिल जाती है, फिर 5 साल वो दिखाई नहीं पड़ते हैं। इसी प्रकार से प्यारे बच्चों हम आपको यह बताएंगे कि अगला प्रश्न है, सौहार्द और प्रांगण शब्द का अर्थ स्पष्ट। सौहार्द का मतलब होता है प्यारे बच्चों हृदय के अंदर सुंदर भाव। सौहार्द यानी कि जिसका हृदय विनम्रता से, सहानुभूति से, सहजता से, वेदना से भरा हो, उसको कहते हैं हम सौहार्द। यानी कि उसके हृदय में सुंदर स्थान है, सुंदर जगह है, मधुरभाषी है, यह है सौहार्द। अब प्रांगण का मतलब होता है प्यारे बच्चों एक निश्चित स्थान। जैसे प्यारे बच्चों जहाँ तुम पढ़ने जाते हो ऑफलाइन, वह तुम्हारा विद्यालय एक प्रांगण है। यानी कि जो भी तुम्हारा विद्यालय जिस विद्यालय में प्यारे बच्चों बाउंड्री बनी रहती है, तो जितना एरिया आता है, जितना क्षेत्रफल आता है, उसको हम एक प्रांगण बोलते हैं। जैसे हमारा विद्यालय है प्यारे बच्चों, अब हम भगवती प्रसाद मिश्र इंटर कॉलेज सौम्य नगर राजापुर जोगापुर के हम प्रधानाचार्य हैं। ये हमारा इंटर कॉलेज है, ठीक है प्यारे बच्चों। अभी लगभग 15 साल से हमारा विद्यालय रन कर रहा है, तो हम इस विद्यालय के एक प्रधानाचार्य हैं। इस विद्यालय प्रांगण में उपस्थित, जैसे हम लोग सभा करते हैं, मीटिंग करते हैं, कि हमारे इस मंच के माध्यम से इस विद्यालय प्रांगण में जितने भी हमारे उपस्थित अलग बालिका हैं, शिक्षक बंधु हैं, अभिभावक बंधु हैं, प्रधानाचार्य बंधु हैं, इस प्रकार से प्यारे बच्चों हम लोग संबोधन करते हैं कि इस प्रांगण में उपस्थित। तो प्रांगण का अर्थ प्यारे बच्चों मैं आपको इतने अच्छे से समझा दिया है कि अब शायद कभी जीवन में नहीं बोलोगे। तो प्रांगण का अर्थ होता है एक निश्चित एरिया, जिस एरिया के अंतर्गत हम सभी बच्चे बैठ करके अपना कार्य करते हैं। 2 क्वेश्चन और बचे हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या। पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार अनंत है। अनंत इस पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार अनंत है। अनंत का मतलब होता है पृथ्वी पर निवास करने वाले जो जन हैं उनका जो क्षेत्र है, जो विस्तार है, बिल्कुल अगणित है, जिसकी गणना ही ना की जा सके, वही है अनंत है। और जो नगर है, यहाँ के जो हमारे नगर हैं, जो जनपद हैं, जो गांव हैं और जो जंगल हैं, जो पर्वत है, जो विभिन्न प्रकार के पर्वत हैं, नाना प्रकार के विभिन्न पर्वत यहाँ पर जनों से भरे हुए हैं, लोगों से भरे हुए हैं। पुत्र को समान भाव कौन रखती है? पुत्र को समान भाव का उसकी माता रखती है। जो माता होती है वह पुत्र को समान भाव से देखती है। यहाँ पर जो प्रश्न है कि पुत्र को समान भाव से कौन रखती है? पुत्र को समान भाव से उसकी जो माता होती है उसको रखती है। समान अधिकार का भागी कौन है? समान अधिकार का भागी यहाँ पर जितने भी हमारे जन हैं, यहाँ पर जितने भी हमारे लोग हैं, इस पृथ्वी पर, इस वसुंधरा पर जितने भी लोग हैं वो सबको समान अधिकार प्राप्त है। चाहे वह राजनैतिक अधिकार हो, चाहे वह पृथ्वी द्वारा या इस पृथ्वी द्वारा जो नेचुरल चीजें प्रदान की गई हैं, जो निःशुल्क और नेचुरल चीजें प्रदान की हैं, उसमें सबका समान अधिकार है। यानी कि प्रकृति द्वारा जो हमको निःशुल्क और नेचुरल चीजें प्रदान की गई हैं वह निःशुल्क है और उस पर सबका समान अधिकार है। समान अधिकार का भागी कौन है? इस पृथ्वी पर जितने भी सजीव हैं, निर्जीव हैं, जो भी जीव हैं, चाहे छोटे हों बड़े हों, सबको प्रकृति द्वारा जो हमको निःशुल्क चीजें प्रदान की गई हैं उसका विदोहन करना, उसका उपभोग करना हर एक नागरिक का कर्तव्य है। पृथ्वी पर किसका विस्तार अनंत है? पृथ्वी पर यहाँ पर रहने वाले लोगों का, यहाँ पर रहने वाले जनों का विस्तार अनंत है। और इसके साथ साथ जो हमारी बड़ी बड़ी नदियां हैं, सरोवर हैं, गंगा यमुना
ब्रह्मपुत्र और जो हमारे सिंधु हैं, जिसको हम समुद्र कहते हैं, उनका विस्तार अनंत है। उनका कहीं आदि और अंत ही नहीं है। आदि का मतलब शुरू और अंत का मतलब जो समाप्त ही ना हुआ हो। अनंत और जनपद का क्या अर्थ है? बहुत अच्छा प्रश्न है प्यारे बच्चों, इसको ध्यान रखें। अनंत का मतलब जहां तक हम पहुंच ही ना सके। उपसर्ग है, नंत जिसका अंत ही न हो। अनंत जिसका जहां तक हम पहुंच ही ना सके, वो तो हमारा हो गया अनंत। इस प्रश्न को देखिए प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा है। अनंत जहां तक हम पहुंच ही ना सके, क्या उसको कहा जाता है अनंत। और जनपद, जनपद का मतलब होता है हमारा जिला। जैसे प्यारे बच्चों, हमारा जिला यहाँ से लगभग 50 से 55 किलोमीटर है, तो यहाँ से अपना हम बाइक स्टार्ट किए और अपने जिले पर पहुंच गए। तो जनपद पर तो हम पहुंच जाते हैं। जो भी प्यारे बच्चे हमारे अलग अलग जिलों से इस हमारे इस चैनल पर जुड़े हुए हैं, मान लीजिए अब घर से निकले, अपने जनपद आप पहुंच गए, घर से निकले अपने विद्यालय पहुंच गए, घर से निकले अपने मामा के यहाँ पहुंच गए, नाना के यहाँ पहुंच गए, बुआ के यहाँ पहुंच गए, दीदी के यहाँ पहुंच गए, हैं? और कहाँ पहुंच गए? जो भैया के ससुराल है वहां पहुंच गए। लेकिन अनंत जिसकी हम गणना ही ना कर सकें, जहां हम पहुंच ही ना सके, वहां हम नहीं पहुंच सकते हैं प्यारे बच्चों, यही अंतर है। अनंत जिसकी हम जहां हम पहुंच ही ना सके उसको अनंत कहा गया है, और जहां हम पहुंच जाए उसको जनपद कहा गया है। जैसे हमारा जनपद है, जनपद का मतलब होता है जिला। जिला हमारा 50 किलोमीटर है, 40 किलोमीटर है, हमें कोई आवश्यकता हुई, कोर्ट जाना है, कचहरी जाना है या किसी अन्य कार्यों से जाना है, तो हम उस जनपद में पहुंच जाते हैं प्यारे बच्चों। बस प्यारे बच्चों, तो हमारा जो पाठ एक है, आगे राष्ट्र का स्वरूप, लेखक है हमारे बासदेव सोना अग्रवाल। क्या पाठ आज समाप्त होता है प्यारे बच्चों। अगर हमारा आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अन्य लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करना प्यारे बच्चों। अगला पाठ हम इसी मोटिवेशन के साथ, इसी मेहनत और इसी परिश्रम के साथ लेकर के फिर आएंगे प्यारे बच्चों। धन्यवाद।